लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन फैमिली की थी, उसी बेसिस पे आज की ऑक्सीजन फैमिली है. एवरीबडी एग्रीज, इफ एवरीबडी और हूसोएवर एग्रीज, आई एम इन फेवर ऑफ वन थिंग. आगे आने वाले 5 दिन, एक हो गया आज का दिन सैटरडे, राइट, then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. I need these 5 days for inorganic marathon. आप इनऑर्गेनिक ही पढ़िए. क्या क्या चैप्टर में भी लिस्ट बना के देती हूँ आपको, क्योंकि आप आज मेरे से पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक. पिछली क्लास में आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना जिसने नहीं किया लास्ट क्लास को. इसके बाद आपके पास एक ट्यूसडे होगा. कुछ भी मुझे लगेगा आज की एक दिन और इनऑर्गेनिक में क्या लेना है, मतलब ट्यूसडे को मैं मिक्स बैग लूंगी इनऑर्गेनिक का, विदाउट अ नेम ऑफ चैप्टर, समरी, सारे ट्रेंड्स एक साथ, सारे जो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या कुछ सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ जो भी टिपिकल हैं. तो कुछ ऐसा मिक्स बैग मैं जरूर यहाँ पे बना के रखूंगी आपके लिए कि भाई आपको इनऑर्गेनिक में ये रटना है, निगलो और उगल के आओ, क्योंकि सिक्योरिंग आपके लिए हो जाएगा एक. तो ये 5 दिन आप करिए और थर्सडे को मेरे को फुल इनऑर्गेनिक का टेस्ट दीजिए. उसके बाद ऐसे ही हम 5 दिन लगातार ऑर्गेनिक का करने की कोशिश करेंगे, या फिजिकल का, जैसे आप लोग कहेंगे, ठीक है, या डिस्कस करेंगे अपनी सिचुएशन को. तो अब आपके लिए उसमें चैप्टर 1 तो आ जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है. दूसरा आ जाता है आपका पीरियोडिसिटी. और बताइए क्या आ जाता है. बिल्कुल. थर्ड चैप्टर आ जाता है आपका पी ब्लॉक. 11th-12th का मिला के इकट्ठा बोल रही हूँ, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक. चौथा चैप्टर आपका आ जाता है एस ब्लॉक के ट्रेंड्स. सिर्फ ट्रेंड्स वाला हिस्सा, एनसीईआरटी वाला. किसी को लगे कि मेरे को एस ब्लॉक का वैसे तो आ जाएगा देख के, एनसीईआरटी का एस ब्लॉक वाला हिस्सा नहीं आ रहा, तो आई हैव लास्ट ईयर के बच्चों का रिकॉर्डेड लेक्चर, और कहेंगे तो मैं ट्यूसडे को वो भी पकड़ लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. एक लेक्चर, मतलब आई विल कंपाइल 2 लेक्चर इनटू 1 लेक्चर, क्योंकि उसमें वो डिलीटेड पार्ट भी टीच कर रखा है मैंने, सॉल्वे प्रोसेस वगैरह, वो काट के मैं एक ही लेक्चर आप कहोगे तो बना के दे सकती हूँ एस ब्लॉक का. आप उससे पहले उसको फास्ट स्पीड पे देख के नोट्स बना सकते हैं. सिर्फ एनसीईआरटी से. एस ब्लॉक में, एनसीईआरटी में इतना कुछ है, इतना कुछ है, मतलब उनकी एक छोटी सी लाइन को मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा होगा विद एग्जांपल. फर्क सिर्फ ये है, आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स स्पीड पे उसको देख सकते हो अगर किसी को डायरेक्ट लिंक भी चाहिए होगा. बट एस ब्लॉक के ट्रेंड्स जेई एडवांस के लिए बहुत कीमती हैं, बहुत. और जो चीज जेई एडवांस के लिए मेंस में इन्फ्लुएंस आ जाता है. ये हो गया आपका एस ब्लॉक. 5th हो गया आपका कोऑर्डिनेशन. कुछ लोगों ने कहा है कि हमको कोऑर्डिनेशन में अभी भी सीएफटी वीबीटी के वो ज्योमेट्रीज और मैग्नेटिक मूवमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि गलत हो रहे हैं माइनर टेस्ट में भी और उससे पहले टेस्ट में भी. तो जो चैप्टर टेस्ट है और जो माइनर टेस्ट है, अगर आपको लगे उसके हिसाब से कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो वैशाली मैम इज गुड एट इट. वो आपको एक दिन 1 घंटे में, जो लोग आ जाएंगे, ऑनलाइन भी लगा देंगे उस सेशन को, कोऑर्डिनेशन का सिर्फ वो वाला हिस्सा जहां पर आप मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढते हैं, एक्सेप्शन केसेस हैं, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड ढूंढते हैं, तो वो एक बार करा देंगे, प्रेफरेबली ट्यूसडे को ही. इसके बाद छठा आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक. मेटलर्जी कट गया, सरफेस कट गया, तो वो मैं इसमें डाल नहीं सकती. कोई और इनऑर्गेनिक का चैप्टर मैंने मिस किया हो? हाइड्रोजन का जितना भी हिस्सा है ना, H2O2 की स्ट्रेंथ में मोल कॉन्सेप्ट में कवर कर चुकी आपकी डीपीपी में, और आपको एक दिन पहले पढ़ा भी दिया गया था, जब जून में, पता नहीं कब, मुझे याद नहीं. और हाइड्राइड्स इसमें हो गए कवर, या पीरियोडिसिटी में या इसमें हाइड्राइड्स ऑलरेडी सारे कवर हो गए. तो मैं हाइड्राइड्स के लिए एक अलग हेडिंग लिख के अननेसेसरी आपको चैप्टर नहीं बढ़ाना चाह रही, है ही कुछ नहीं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो आपको आती है. हाइड्रोजन चैप्टर कटा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी ऑर्गेनिक में आ गई. हाइड्राइड्स आपके यहीं आ गए, बचा ही कुछ नहीं. पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की लोकेशन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, वो यहाँ आ गया. जो मैं एस ब्लॉक का आपको कह रही हूँ ना, अगर आपको याद हो चैप्टर सोल्यूशन कराते वक्त मैंने कहा था ये आपके एस ब्लॉक में आता है +1 के, उसका मेरे पास अलग से एस ब्लॉक का भी लेक्चर पड़ा है, जिसके अंदर वो ट्रेंड्स दोबारा आपको अगर चाहिए तो मिल सकते हैं. और अगर आप कहोगे तो ट्यूसडे को मैं एस ब्लॉक ले लूंगी. इट्स हाँ जी सर. पी ब्लॉक तुमने किया हुआ है, तुम्हें अल्कोहल फिनोल ईथर, मोस्ट वेलकम, कोई इशू ही नहीं. सो अगर आप कहोगे तो मैं एस ब्लॉक ले लूंगी ट्यूसडे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं. या किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर उससे पहले चाहिए, मेरे पास है, सिंगल लेक्चर के अंदर दोनों ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो काफी कुछ उसमें से डिलीट भी हो गया है. तो जैसे आप कहोगे, मेरे को तो वही वाली पार्ट की बात कर रहे हो कशिश तुम, जो एस ब्लॉक का है, और मैंने उसके साथ सल्फेट्स,
नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स लिए थे, दैट इज एस ब्लॉक। तो इफ यू पीपल से आई विल रीडू इट, क्या प्रॉब्लम है? मतलब मेरे पास ट्यूसडे को कुछ नहीं है, आप जो कहोगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो दे दूंगी, यही सेम स्लाइड्स हैं उसमें, पिछले साल की वही वाली उठाऊंगी जैसे आज ये उठाई। क्लियर है सबको ये चीज? मेरा सिलेबस क्या है पूरी इनऑर्गेनिक का? कुछ चैप्टर्स हैं जिनका पता नहीं होता, वो कोई फिजिकल में कवर करता है, रेडॉक्स की केमिकल बॉन्डिंग मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की है, तो वो केमिकल बॉन्डिंग ही वो आपका इसमें आ जाएगा। सो अब चैप्टर वाइज कंफ्यूज होने के बजाय अब अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आपका थर्सडे को फुल इनऑर्गेनिक का टेस्ट है, मेजरली फुल इनऑर्गेनिक का मतलब ये 6 चैप्टर्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली की एक चीज रहती थी, इसके ऑक्साइड्स, ये वैसे सिलेबस से कट गए हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, इसका भी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, उसका आखिरी कॉलम कट गया, एक बीच में एक कॉलम था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यही हिस्सा काटा गया है पी ब्लॉक से। तो किसी भी ऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको नहीं करना, लेकिन हर ऑक्साइड का नाम, अब ये फॉर्मूला, मतलब ये देखिए 5 ऑक्साइड्स हैं, हर एक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई याद करने वाली चीज नहीं, वो अपने आप निकल के आती है, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब आप देखिए NO, NO का स्ट्रक्चर हो, N2O का स्ट्रक्चर हो, आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टिल जब आप बनाओगे, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना देती हूं, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बट नाइट्रोजन पे एक अभी मेरे पास यहाँ पर बचता है इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर भी बचता है, दिक्कत तो हो गई मेरे को। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी का वो टेबल मेरे को खुलवाना है, जिनके पास है अभी वो खोले, जिनके पास नहीं भी है वो एक बार ध्यान दे। ये अगेन एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बन जाता है, NO। इसी वजह से अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, ऐसे ही आप N2O भी बनाओगे तो उसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाते वक्त पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। बट ये स्ट्रक्चर मैंने कहां से बनाना शुरू किया, मैंने इससे, ये दो मैं हमेशा चाहती हूँ बच्चे उस टेबल को खोल के खुद बनाएं, बिकॉज बोथ आर एक्सट्रीमली स्पेशल। तो आप अगर अपनी कॉपी में जब ये नोट्स बनाएंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ के तो आएगी नहीं, नोट से ही रटी जाएगी, तो यहाँ दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरी चीज ये याद करवाना जरूरी है, पूरे के बहुत बच्चों ने मेरी जान खा रखी है, ऑक्साइड्स का टेबल दे दो। पूरे 2 साल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, 2 तो नाइट्रोजन के ये वाले, और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम पी ब्लॉक 11th का कर रहे थे मैंने बता दिया था। अब जो तुम्हारे पास N2O बना हुआ है, N2O तुम लोगों के लिए बनाना मुश्किल नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, बट इसमें इन्होंने रेजोनेंस भी दिखा रखा है उसका। वो है आपकी अपनी मेहनत की, एक बार किसी ने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये है N2O, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने पक्का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होगा। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों के दोनों क्या है? कलरलेस है। अगले वाले जितने भी शुरू होते हैं ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में काफी कवर्ड है, NO2 जैसे। NO2 अगेन एक इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका डाइमराइजेशन होना इसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि N पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 NO2 आमने सामने आते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या बन गया? N2O4। दोनों में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की सेम आ जाएगी, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें भी, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से तो कोई कंट्रीब्यूशन आया नहीं, दो सिमिलर के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होती है जब बॉन्ड बनता है। तो ये आपके पास NO2 और N2O4, कुछ लोग इसको एक ही काउंट कर लेते हैं और कहते हैं जी नाइट्रोजन के 5 नहीं 4 ऑक्साइड्स हैं, 5 हैं। ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों अलग है, एक डाइमर है, एक मोनोमर है। लास्ट बनता है N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना रखा है, बस 2 N जो ऊपर वाले थे उसके बीच में क्या आ गया? एक ऑक्सीजन। अब कोई मेरे से नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड में, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे को केमिकल बॉन्डिंग से देनी आती है, मैं यहां देखूंगी कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये है, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के पास तो है, एक ये है, पाई बॉन्ड क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, एक ये है, एंड नॉट लेफ्ट विद एनी लोन पेयर। तो 3 अगर इसके पास पेयर हैं तो sp2 हो गई, और अगर एक और सिंगल बॉन्ड होता तो sp3 होती। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी तो आपने हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही करनी है, शॉर्टकट फॉर्मूला तो बचकानी बात हो जाएगी, आपको पता है उससे कई बार गलती भी हो सकती है, खैर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो लगता भी नहीं वैसे भी। सो यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, आपसे बॉन्डिंग पूछ ले, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछ ले, वो आ गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में दिस वाला कॉलम इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी में देखें, यहां लिख रखा है पहले वाली गैस कलरलेस न्यूट्रल, कलरलेस न्यूट्रल, उसके बाद ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक। यानी ये क्या है? ये है ब्लू सॉलिड। हम तो सारी गैसेस समझ के चल रहे थे, हमें तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ये गैस है। इट इज ब्लू सॉलिड। तो ये चीज कई बार कलर के ऊपर या किसी तरह से भी आपके सामने आ सकती है। ब्लू सॉलिड, सॉरी N2O3 है। मैंने N2O3 तो बनाया ही नहीं ना इसमें, सॉरी। N2O3 आप बनाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं बनाया है N2O3, तो मैं यहां बना देती हूं नीचे N2O3 स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, यू पीपल कैन कैच अप विद दैट। ये मेरे को मेन बात बतानी थी कि वो ब्लू सॉलिड है और वो एसिडिक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा 6 है, उसका फर्क आप समझ लीजिएगा। जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 2 थे, कोई उनको गिन लेता है अलग से, कोई उनको सेम गिनता है। तो N2O3 मैंने नहीं बताया था, वो मैंने अब बता दिया। ड्रॉ करना जरा N2O3 का स्ट्रक्चर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगी। मैं बुक से भी चेक कर लूं, सही है बिल्कुल। अब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इजीली बता लोगे। तो N2O3 में देखिए 2 N और 3 ऑक्सीजन मैंने कैसे एडजस्ट कर दिए। N2O4 में से एक O ही तो गायब किया है, शायद इसलिए भी ना बना रखा कि इतना इजी। N2O4 जो बना लेगा वो N2O3 बना लेगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O गायब कर दिया यहां से, तो अपने आप वो बन गया मेरे लिए। सो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ज्यादा वैल्यू होगी ब्लू सॉलिड एसिडिक। सारे एसिडिक हैं ऊपर के 2 को छोड़ के। तो यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को लेके क्लोज हुआ। ये थोड़ा रट्टे वाली चीज थी। अब आ जाती हूं एक और चीज जो तीनों फैमिलीज में करनी है और एक ही दिन की जाती है, ऑक्सा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहली बात तो सभी लोग समझिए ऑक्सा एसिड का क्या मतलब है। नॉट ओनली नाइट्रोजन फैमिली, मैं आपको ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली तीनों के ऑक्सा एसिड एक साथ क्लब कर रही हूं। तो अगर आप देखिए कोई भी एलिमेंट उठा लाइए, उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, एसिड है तो हाइड्रोजन तो है ही, तो कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बनने वाला कंपाउंड है, उसको बोलते हैं ऑक्सा एसिड। जैसे नाइट्रोजन के मेरे पास 2 ऑक्सा एसिड हैं, HNO3 और HNO2। और आपको मैं कहूं, आपको 1 सेकंड नहीं लगने वाला इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताने में। +3 था शायद, चेक, +3। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इनकी इजीली बता सकते हैं। तो बट आपको पता होना चाहिए ऑक्सा एसिड का मतलब क्या था। तो ऑक्सा एसिड का मतलब हुआ ये। इसके बाद आ जाते हैं फास्फोरस के ऑक्सा एसिड। अब ऑक्सा एसिड मेरे से किसी के भी पूछ लिए जाए, मैं रट नहीं सकती, मेरे को इसकी कोई ट्रिक चाहिए, शॉर्टकट मेथड चाहिए। ऑक्सा एसिड किसी का भी, आज सारे हो जाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है? जो एलिमेंट है ना ई, जैसे यहां पर है फास्फोरस, थोड़ी देर बाद आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन। जो एलिमेंट है उसमें कंपलसरी एक ये बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सा एसिड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक ऐसा H होना जरूरी है जो एसिडिक हो। ये कंपलसरी है, बाकी वैलेंसी सेट कर लो बस। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल पार्ट टू बी कॉल्ड एज ऑक्सा एसिड। किसी भी कंपाउंड को ऑक्सा एसिड बोलना है, उसमें ये होना जरूरी होगा। तो अब मैं कोशिश करती हूं इनके ऑक्सा एसिड की। सबसे पहला ऑक्सा एसिड मैं आपको देती हूं इसका H3PO2। अब इक्विलिब्रियम में एसिड और बेसिस जहां आता है वहां पर मेरे को ये पकड़ लेते हैं, और पी ब्लॉक में तो है ही। तो अब आप देखिए H3PO2, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं याद है, मैं याद कर भी नहीं सकती, पर निकालना पड़ेगा। फास्फोरस पे ये और ये तो मिनिमम पॉसिबल शर्तें थी, ये तो देना ही देना है। तो एक P कवर हो गया, एक O हो गया और एक H हो गया कवर। बाकी बचे कुछ एक कैसे लगाऊं? फास्फोरस की वैलेंसी 5 से ऊपर आप ले जा नहीं सकते। 5 वैलेंसी बची, तो इसके बाद इतने पोर्शन को कवर करने के बाद 2 O में ले गई, एक P में ले गई, एक H, 2 H ही तो बचे और 2 वैलेंसी बची, बना दिया। हर जगह सारे ऑक्सा एसिड इसी ट्रिक से आज मैं आपको बनवाऊंगी, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे, आपको रटना नहीं है ऑक्सा एसिड्स को। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैंने इसकी निकाली, फास्फोरस और ऑक्सीजन की वजह से फास्फोरस पे आया +2, इस ऑक्सीजन की वजह से आया एक और +1, +3, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से क्या आ गया इसके पास? -2।
नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा खुद नॉन मेटल के साथ क्या होता है, +1 हाइड्रोजन। सोडियम, हाँ मैं हाइड्रोजन बोल रही हूँ, सॉरी, ये +1 ये +1, तो इनकी वजह से इस पे क्या आया -2, इनकी वजह से इस पे क्या आ गया था +3, ऑल इन ऑल हाथ में क्या बचा +1। वैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कैसे, 5-5 बॉन्ड बना के। यूजुअली तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसी बात पे चलते हैं कि जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी के आसपास होती है, कोई पीपी बॉन्ड भी नहीं है। आप 1 कैसे ले आए, ये अटके हुए हैं बच्चे इस पे +1 कैसे, आपका प्रिंटर है टेस्ट में। सो आपके सामने बॉन्डिंग मेथड, आप कह लो ये रेडॉक्स की बॉन्डिंग मेथड है, कुछ ही कह लो। तो यहां पर आप देखिए बॉन्डिंग मेथड से मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्लेम कर रही हूं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्लेम कर रही हूं, क्योंकि इसकी -2 इसकी -1 ये +1 ये +1, तो ऑल इन ऑल मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, सारे फास्फोरस के ऑक्सा एसिड दे देंगे, ऐसा दिमाग खराब होता है ना उस क्वेश्चन में, 4 में से एक ऑप्शन होता है वो, और उसी में हम पैनिक कर जाते हैं, इतनी देर लग रही है। प्रैक्टिस होगी तो फायदा है। जितने भी OH बॉन्ड होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके एसिडिक नेचर के बारे में, जितने भी H बॉन्ड होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। अब मेरे को एक स्टेटमेंट देखिए, चेक करिए, H3PO2 इज अ मोनोबेसिक रिड्यूसिंग एसिड। इसके पास एक H है एक बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 2 H हैं किसी को रिड्यूस करने के लिए, राइट। पिछली क्लास में हाइड्राइड्स पढ़ा है और देखा है, हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग नेचर H रिलीज करने से होता है, क्लासिकल मेथड से करते हैं। ये वाला H किसी को जाके मिला, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H ही तो दे रहे थे, वैसे ही इससे कहीं पर H गया तो रिड्यूसिंग, यानी कि H3PO2 is monobasic but very much reducing acid। प्रोटॉन तो वो एक ही दे रहा है मोनोबेसिक, लेकिन H कितने दे रहा है, 2। इट इज मोर रिड्यूसिंग देन एसिडिक। क्लियर। अब तुमको मैं कोई भी एसिड दे दूं ऑक्सा एसिड, तुम पे गलती नहीं होगी, मेरे बहुत सालों की ट्रिक है, कभी बच्चे इसको गलत करके नहीं आते। अब तुम्हारे सामने एक और एसिड लिख दिया मैंने H3PO3, करें इसको सेट, मेरे को कुछ नहीं रटा हुआ इसका, मेरे को सिर्फ इतना पता है P पे डबल बॉन्ड O, एक तो ये कंडीशन बोली गई है कंपलसरी है, और एक OH होना चाहिए, ये कंपलसरी है। मैं अब यहां गिनूंगी भाई, P मेरा कवर हो गया और P ये कवर हो गया, 2 ऑक्सीजन कवर हो गए और 1 हाइड्रोजन, मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचते हैं और 1 ऑक्सीजन, चेक। इतने हिस्से को बनाने के बाद मेरे पास H3PO3 में ये बचता है, तो मैं क्या करूंगी, एक OH बॉन्ड एक H बॉन्ड, क्योंकि फास्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ना कम बना रहा है ना ज्यादा बना रहा है, आ गया मेरे पास। अब मैं आपको कहूं ये एसिड इज डाइबेसिक, यस, ये एसिड इज रिड्यूसिंग, यस। मोर रिड्यूसिंग कौन सा है, ये पूछे गए हैं ट्रेंड्स, और इसका कोई, वही बात है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ऑक्सा एसिड पे छोटी सी चीज दे दी, एक टेबल दे दिया और उसमें बॉन्ड्स की गिनती लिखी है, इट हैज 2 OH बॉन्ड 1 H बॉन्ड, इट हैज 2 POH बॉन्ड एंड 1 PH बॉन्ड, बस बाकी आप अपने आप देख लो, स्ट्रक्चर तक नहीं बना के दिए, वो आपने बनाने। तो ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर आपके पास आ गया तो आप इसकी सब कुछ बता पाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग नेचर, मोनो की डाई बेसिक की ट्राई बेसिक। टिपिकल अब पास्ट ईयर उठाओगे आपको ऑक्सा एसिड भर के मिलेगा। हो गया क्लियर ये सबको जी। क्या है ओ का, कुछ भी नहीं है, जरूरी थोड़ी है अब यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो गुंजाइश ही नहीं है अमरीन, मैं पूरा नहीं करा पाऊंगी, होता तो मैं बता देती। ओ का कुछ नहीं है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, राइट। सो अब हर चीज का हर कुछ होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सा एसिड भी पूरा हुआ। अब मेरी तरफ से नाइट्रोजन फैमिली पूरी तरह क्लोज होती है कि तुम लोगों को पता रहे टॉपिक्स क्या हैं, राइट, वो पता रहे। अब आ जाता है यही फास्फोरस एसिड सारा बता दिया तुमको, एनसीईआरटी का ये टेबल है। अब इस टेबल में मैं तुमको H3PO2 करा के आई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने खुद ही निकाल के मेरे को सारा बता दिया। H3PO3 भी मैं अभी आपको करा के आई कि ये डाई बेसिक है और सिंगल रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट अब तुम निकाल लोगे। जब तक सिलेबस कटा नहीं था मुझे इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है ये कटा है कि नहीं, क्या चीज, नाम।
बाकी तो मैं दे दूंगी, तुम कर ही लोगे, ऑक्सा एसिड ऑफ फास्फोरस, वो भी करवाऊंगी, और ऐसी बात नहीं है। नाम, पहले नामों पे पास्ट ईयर अभी तुमने उठाए तो इन पे मिलेंगे, बट क्योंकि कंपाउंड्स सिलेबस से काट दिए गए हैं और ये हिस्सा एनसीईआरटी में कंपाउंड्स के अंडर दिया हुआ है, ऑक्सा एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो वो कंपाउंड सारे काट दिए, तो ये तो बाकी चैप्टर्स में कवर्ड है, रेडॉक्स में और बॉन्डिंग में तो हमें करना है ये चीज। यस, मैं कह सकती हूँ ये नाम कट गए। बोलो। वो पढ़ाएंगे। हाँ, अब उसको बिठाओ, दीपक सर जब आएंगे ही विल हैंडल। दीपक वही जो पहले आया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे जी। अब आपके पास ये एसिड आ गया, चलो मान लो आपको नाम नहीं याद हुए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। H4P2O7 मेरे को बनाना है। अब भाई आपने तो जो बता दिए, आपने कह दिया जाओ दे आओ एग्जाम, हो जाएगा इससे, लेट्स चेक हो जाएगा अगर कोई मेरे को ऐसा दे दे तो। पहली बात, फास्फोरस में ये जरूरी, फास्फोरस के साथ एक ये जरूरी, तो मैंने दो फास्फोरस के साथ ये मिनिमम कंडीशन मीट कराई। अब गिना क्या क्या बचा, और हर फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनने जरूरी, तो एक मेरे को दिख रहा है भाई, अभी ओ तो बारात है पूरी 7-7 और H भी 4 है, मैंने एक एक OH बॉन्ड और बना दिए, तो कितने भी बना सकते हो, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब गिनिए तो क्या बचता है, 6 तो ऑक्सीजन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए, 2 फास्फोरस आ गए, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है और 5 बॉन्ड बनने बचे हैं, इतना तो फिर हम कर लेंगे। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही H4P2O5 बनाना नहीं चाहिए था मेरे को, बट स्पीड मेंटेन हो पाए इसलिए बना लिया। अगर आप देखो यहां पर इसका नहीं बनाया, क्या करना है, 2 O ही तो कम करने हैं, कौन से 2 O कम कर दूंगी, ये वाले कम कर देती हूँ, बेसिसिटी बदल जाएगी। इनमें से कौन सा टेट्रा बेसिक है, टेट्रा बेसिक, जैसे तुम H4P2O7 देखते हो या H4P2O5 देखते हो उसी वक्त बनाना पड़ेगा, और जब पहले प्लानिंग होना मेरे को बनाना है तो इसमें देर नहीं लगेगी, और अब हम लास्ट क्लास में कर रहे हैं इसलिए देर नहीं लगती इसमें। तो अब आपके पास ये आ गया, चाहे आप H4P2O7 का देखिए, H4P2O5 का देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बदल जाएंगी, यस, वो बॉन्डिंग मेथड के बाद निकालेंगे, डोंट क्रैम। इसके बाद एक और मैंने दे दिया, ये 7 और 5 वाला आपको आ गया, 6 वाला। भाई अब क्या करूं, एक ही ऑक्सीजन हटाना है, एक हटाना है, तुम ये हटा दो, 2P का डायरेक्ट बॉन्ड बना दो, अपने आप एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, जब तुमने 2P का बॉन्ड बना दिया तो +4 हो जाएगी, +5 की जगह। P की एक दूसरे की वजह से तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है ना। देन कम H3PO4, मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड, सबसे ज्यादा पूछा गया, स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, कोई स्ट्रक्चर बनाएगा भी नहीं, दिमाग में सोच के जवाब दो मेरे को। H3PO4 रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है कि टेट्रा बेसिक है? मैम ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक। ऑक्सीडेशन स्टेट बाई चांस लिख रखी है +3, रिड्यूसिंग है कि नहीं, रिड्यूसिंग है, दोबारा सोच लो। ये क्वेश्चन ट्राई बेसिक, मतलब एक चीज सही करके दूसरी गलत नहीं कर सकते तुम लोग, मतलब जो एक सही कर रहा है वो अंडरस्टूड है, दूसरी भी सही करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया देखिए, और इस स्ट्रक्चर को खुद नहीं, मतलब हवा में सोचेंगे आप, याद तभी होता है जब हवा में करो। चेक, 5 बॉन्ड, मिनिमम कंडीशन मीट हो गई, इट इज नॉन रिड्यूसिंग एसिड। अब मेरे को क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या करना है, ये सारी बारात फास्फोरिक एसिड की दे दूं, कितने मोनोबेसिक हैं, कितने नॉन रिड्यूसिंग हैं या रिड्यूसिंग हैं, व्हाटएवर, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालेगा, कोई किससे, हम निकालेंगे कितने पीएच बॉन्ड है, जिसमें जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड है वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग है। इस साल सिलेबस डिलीट हुआ इसलिए वी आर नॉट श्योर, बट उससे पहले हर साल पी ब्लॉक रिवाइज कराते वक्त हम बोलते हैं बच्चों किसी ना किसी की शिफ्ट में ऑक्सा एसिड जरूर आएगा, और हर साल आता है, ऑक्सा एसिड इज बिग कॉन्सेप्चुअल थिंग, तो वो आता ही आता है, मतलब ये काफी काफी ज्यादा आता है, उस पे भी लोग गलत करके आते हैं, मजबूरी है, आप लोग कंपाइल नहीं कर पाते, रिवाइज नहीं कर पाते। वन लास्ट इन दिस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमेरिक,
अब भाई पॉलीमेरिक आ गया तो आपकी ट्रिक फेल है? बिल्कुल फेल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जब ब्रैकेट में 3 दिया तो दिख रहा है ना मोनोमर 3 बार आया है, ट्राइमर है ये। तो अब आप सोचो, आपको सॉल्यूशन चैप्टर में वेंट ऑफ फैक्टर में ये दे दिया तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में तुम कर ही लोगे। तो अब देखिए पी के साथ मिनिमम कंडीशंस मीट हो रही है, हैव अ लुक, हर पी के साथ। तो मैं बनाने में क्या करूंगी, मैं पहले तो 3 पी अलग अलग बनाऊंगी, तीनों में पहले मिनिमम कंडीशन मीट करूंगी। उसके बाद सोचना पड़ेगा 2 बॉन्ड की कमी है, बस 2 वैलेंसी की कमी है। और आप देखिए आपका क्या कम रह गया। तो अब मुझे बताइएगा, जैसे ये है, अब ये दो इसके बीच में ही तो बॉन्ड बना हुआ था, पक्का इसमें 3 ऑक्सीजन कम पड़ रहे होंगे अभी भी, मतलब होंगे फॉर्मूले में। तो 3 ऑक्सीजन के थ्रू पीपी के बीच में बॉन्ड बना दिया। मिनिमम कंडीशन हर जगह ओबे होगी, उसके अलावा कुछ और पॉसिबल ही नहीं, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, आप यहीं आओगे। तो ये आपके पास फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड है। एक चीज और ऑब्जर्व करिए फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड में, देखिए ये आपकी सिलेबस में कहां कहां कवर हुए हैं, केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कवर्ड हैं। तो इसीलिए आप कहने को भी बड़ा चालाकी से सिलेबस काटा है, हर वो चीज जो कहीं और भी आ सकती है उसी को काटा है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज कट गई, आपके ग्रुप्स, उनकी कंपाउंड्स, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स प्रेपरेशन प्रॉपर्टी, वो भी बड़ा रिलीफ है, उसमें कम से कम 250 रिएक्शन होंगे जो कट गए। तो अब आप देखिए नाम में ध्यान दीजिए, जितनी भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स हैं उनके पीछे अस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड है उनमें इक है, +5 के लिए एक, +3 के लिए अस, +4 के लिए भी एक, +5 के लिए भी एक। तो थोड़ी हिंट आपको इसमें भी मिल रही है, सारे अस मतलब +1 या +3, सारे इक मतलब +4 या +5। तो ये ऑक्सा एसिड का कंप्लीट टेबल, सारी नॉलेज दी। अगली फैमिली के मैं सल्फर के तुमसे पूछने वाली हूँ, मैं बनाने वाली नहीं हूँ, पूरा आप बनाएंगे। अब आ जाती हूं मैं नेक्स्ट फैमिली जो बचती है मेरे लिए, ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के मुकाबले ये आधी है, नाइट्रोजन फैमिली सबसे बड़ी फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, सबको पता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी में इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पोलोनियम ज्यादातर दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एंड प्रोडक्ट होता है, डिके प्रोडक्ट होता है। यानी कि थोरियम, यूरेनियम, जितने भी ये हैं, ये खुद रेडियो एक्टिव हैं, अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं, और एंड आके इनका किस में होता है, पोलोनियम में होता है। इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेडियो एक्टिव डीकेज, नॉट रिएक्शन, डीकेज। अगेन अक्रेंस जैसे लास्ट क्लास में लिखवाई थी, ये एनसीईआरटी में हर फैमिली के एक पैराग्राफ में दिए। पिछली क्लास मैंने नाइट्रोजन के सारे उठा लिए थे, मेटलर्जी तो काट दिया, लेकिन मेरे पास एक अक्रेंस आ गई। तो ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट 46.6% अर्थ क्रस्ट में है, 20.9% एटमॉस्फेयर में, वो तो हम जानते हैं 21% के आसपास ऑक्सीजन है। सल्फर ओर्स की फॉर्म में मिलती है, वो जो फ्रोथ फ्लोटेशन वगैरह हमने किया था सारा सल्फाइड ओर के लिए किया था। जिप्सम, इप्सम, पेराइट, ये 3 फैमिलीज हैं या 3 ओर्स आपको स्पेसिफिकली दिए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट, फिर उसके बाद ये गैलिना, पीबीएस, जेडएनएस। तो ये सारे के सारे आप, बेराइट इज ओनली फॉर दिस। इसके बारे में मैंने इसलिए यू डैश डैश लास्ट ईयर भी कर दिया था, इस साल भी, कि मेटलर्जी में आपको सल्फाइड और करा चुकी हूं, मतलब मेटलर्जी से उठा के सल्फाइड और यहां लिख लीजिएगा। यही 2 थे शायद, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। जिंक कॉपर सल्फाइड पायराइट, कॉपर पायराइट के नाम से, लेड सल्फाइड, हाँ जी बिल्कुल, जिंक ब्लेंड। तो ये आपके पास आ गया अक्रेंस, बस इतना ही है अक्रेंस इसके अंदर, और ज्यादा नहीं है, बहुत कम है एज कंपेयर टू मेटलर्जी। अब इसके बाद वो चीज जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था बार बार आएगी, जिसे मैं बार बार नहीं लूंगी। atomic properties, configuration I'm not going to take, atomic size we have taken in last family, ionization enthalpy ditto same last family, then comes नई चीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है वो ले लेते हैं, अगले ग्रुप में वो भी नहीं लूंगी हेलोजन में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे आप नीचे जाते हो बढ़नी चाहिए, हमें तो यही पता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम को आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे
तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड ऑलवेज। ऑक्सीजन साइज छोटा, एकोमोडेट कर लेगा बड़ी इजीली और बढ़ना चाहिए। फिर सल्फर, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। फिर सल्फर, अब तक आपको याद आ गया होगा वो एक्सेप्शन क्या है क्लोरीन फ्लोरीन वाली और ऑक्सीजन सल्फर वाली, कि ऑक्सीजन सबसे छोटा है, इसमें रिलीज एनर्जी शुड बी हाईएस्ट, बट हुआ क्या, इट इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उल्टा रिपल्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से उस रिपल्शन को रोकने के चक्कर में जो एनर्जी 200 किलो जूल रिलीज हो रही थी उसमें से 30-40 तो अंदर ही रुक गई इस रिपल्शन को रोकने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटे साइज में ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, तो रिलीज तो अभी भी हुई हाई, लेकिन सल्फर का साइज वाज एप्रोप्रिएटली लार्ज, नॉट एक्सट्रीमली लार्ज, कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बिना रिपल्शन के जगह भी दे पाया और रिपल्शन होने नहीं दिया। तो इसमें रिलीज वाली एक्चुअली सारी रिलीज हुई, अंदर कुछ कंज्यूम होने रुकी नहीं। तो ऑक्सीजन की हाई तो है बट सल्फर की हाईएस्ट है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं भाई, जितना छोटा साइज उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी चाहिए, बट छोटे में रिपल्शन आ गया। आई होप याद आ गया होगा सबको। तो होना क्या चाहिए था, समथिंग एल्स है क्या, वो मैंने अब लिख दिया। यहां एक गलती और होती है, हम क्या कर रहे हैं +1 से याद, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी बट सल्फर की ज्यादा है। ये एक्सेप्शन तो हम याद करके चलते हैं, पूरे ग्रुप का ट्रेंड भूल जाते हैं। +2 में पी ब्लॉक में फिर हमें याद आ जाता है, क्या याद आता है, सल्फर की सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा था कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पीछे चली गई। ऐसा नहीं है कि सल्फर के बाद ऑक्सीजन और फिर सेलेरियम टेलीरियम पोलोनियम आए, नहीं, क्योंकि मैंने यहां हाई लिख दिया तो हम बाकी को तो लो ही मान लेंगे, नो। यानी कि ऑक्सीजन की, और इसको एनसीईआरटी के डेटा से चेक जरूर कीजिएगा, जो लोग साथ साथ खोले बैठे हैं अगर साथ साथ ही चेक कर लें, विल बी गुड फॉर अस, कि अगली क्लास में आप मेरे को करेक्शन ना दो। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द ट्रेंड, कि ऑक्सीजन की रिलीज्ड इज लीस्ट एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर है सबको? अब सेकंड, ये कोई है जो एनसीईआरटी खोले बैठा है, चेक कर लिया, यही है? चलिए, तो एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, आंख बंद करके उसको मानना है। अब दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली हमेशा पॉजिटिव होती है। और वो क्यों पॉजिटिव होती है, थोड़ा थोड़ा शायद याद आ गया हो। पहला इलेक्ट्रॉन आप डालते हो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, चाहे रेपिटेटिव है आपके लिए। ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, -140 किलो जूल रिलीज हुआ, ऑफ कोर्स। दूसरा देने लगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, क्यों देनी पड़ी, एक एनायन को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इनमें रिपल्शन हो जाएगा, नहीं लेगा ऑक्सीजन, चाहे उसको ऑक्टेट पूरा करना है, ये जो परऑक्साइड आयन है ये नहीं लेगा एक और इलेक्ट्रॉन। तो O पर माइनस चार्ज है, फिर भी आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो +720 किलो जूल। NCERT is very specific about this value. JEE Mains is very specific about these values. Need to, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, +720। तब जाके ऑक्साइड बना। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आंख बंद करके विदाउट एन एक्सेप्शन ऑलवेज पॉजिटिव। वो तो हम समझ गए पॉजिटिव। भाई यहां पर दूसरे सवाल के लिए इस बात को लाया गया, जब हमको पता है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने में हमको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, फिर भी कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका ऑक्साइड ना बन रहा हो नेचर में अपने आप, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे किसी मेटल का हो, चाहे वो फ्लोरीन का हो, और तो और चाहे वो नोबल गैस का हो, ऑक्साइड बाय गॉड सबके बने पड़े हैं। क्यों? जबकि मेरे को सेकंड इलेक्ट्रॉन डालने में इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में कवर करके आ चुके हैं। ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा, मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसके से इसका लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, और इसका जो लैटिस बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग लैटिस है कि लैटिस एनर्जी जो है वो कॉम्पनसेट कर देती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीडेड को। लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड इज टू हाई, इट कॉम्पनसेटेड फॉर Eg2 नीडेड। इसीलिए ऑक्साइड नेचर में बन रहे, वरना बहुत महंगा सौदा है, अपने आप तो बनना ही नहीं चाहिए था। और यही बात डी&एफ में भी देखी हमने, ऑक्साइड्स आर एबल टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स लैटिस, ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल बॉन्डिंग ऑल्सो। क्लियर सबको ये? कैन आई मूव फर्दर?
अब आ जाती हूं मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लास्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर मैंने इन्वेस्ट किया था तो इसमें इन्वेस्ट किया था। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसके अंदर? पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 2, बट 2 इज इनकम्प्लीट, +2 के -2। तो पहले तो ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं तो -2, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखूंगी? -2। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। ऊपर चले तो -2 थे, नीचे पहुंचते पहुंचते +2 हो जाएंगे। बट व्हेन आई एम स्पेसिफाइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आई हैव टू मेक इट सेपरेट कॉलम फॉर +2। +2 में ऊपर वाले नहीं दिखाएंगे, नीचे वाले दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। +4 नीचे बढ़ रहा है। पहले इसकी वजह बताइए, नीचे बढ़ क्यों रहा है? लास्ट क्लास का अब आपके ऊपर एप्लीकेशन का बर्डन आता है। क्यों बढ़ रहा है +4? मैम फुलफिल्ड एस। +4 फुलफिल्ड एस? नो। तुम लोग प्लस से ये मत सोचना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, कैटायन बन रहा है। लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी पे, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, प्लस बढ़ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन तो होना ही होना है। और बेटर आंसर, ये कोई बढ़िया आंसर नहीं है शुरू करने के लिए, ठीक है, बट अब ये कोई आंसर तुम्हें कोई स्टेटमेंट में मिलने ही नहीं वाला, असर्शन रीजन में मिलने ही नहीं वाला, और तुम गलत कराओगे। और कुछ +4, चलिए अभी मैं मान लेती हूँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे के मेंबर्स में क्यों स्टेबल है? आई थिंक ठीक ही जाएगा। दूसरा रीजन जो मैं सोच रही थी वो तो कुछ और ही हो जाएगा। बिल्कुल सही, अभी अनमोल इसी पे स्टिक करते हैं, क्योंकि नीचे वाले मेंबर -4 तो नहीं दिखा सकते। नीचे वाले मेंबर तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो +4 ही दिखाएंगे। वो बात अलग है, +4 दिखाने के लिए इनको अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। एक्साइट करना है तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो इसको क्या चार्ज देगा? +4। बट रीजन यही है क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। असर्शन रीजन आया तो रीजन तो यही रहेगा जो भी अनमोल ने कहा, +6। नीचे जैसे जैसे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, ये आलसी होना शुरू होता है। इसको तो मैंने एक्साइट करा दिया, पी वाले को, एनपी वाले को तो मैंने एक्साइट करा के यहां ऑलरेडी भेज दिया, लेकिन मैं इसको एक्साइट कराऊं उसके लिए मेरे को ये ऊपर ऊपर ही चाहिए। सल्फर, सेलीरियम, टेलीरियम और पोलोनियम तो खैर हमारे लिए सीन में ही नहीं है, उनमें तो आप इसको एक्साइट ही नहीं करा पाओगे। +6 स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब आप जानते हैं आपका ग्रुप ऑक्सीजन से टेलीरियम तक ही रह गया, पोलोनियम तो हम ले ही नहीं रहे, रेडियो एक्टिव रिएक्शन का डीके प्रोडक्ट है वो। ठीक है, क्लियर आपको यहां पर? किसी को कोई डाउट? अमरीन यही हो? फोन में क्या चीज सर्च कर रहे हो? ये अभी के या लास्ट ईयर के? लास्ट क्लास के तो तुमने घर जाके नोट्स बनाए ही नहीं। मैं तुम लोगों को यहाँ फास्ट इसलिए चला रही हूँ कि ना ना ना, ये मेरी मेहनत है, ये यहाँ नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक में तो है रगड़ो, बनाना जरूर इसको। हाँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ये पाइलअप होता जाएगा। ये क्लासेस भी खराब है, ये क्लासेस भी खराब है अगर आप घर जाके इसके या साथ साथ नोट्स नहीं बनाते। सेम डे याद तभी रहेगा। मैं बहुत फास्ट चला रही हूँ, और अगर किसी को लगे कि मैम हमसे इतना फास्ट नहीं हो रहा तो प्लीज टेल मी, जो भी मेरी ऑडियंस है मैं स्लो कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जस्ट बाय अटेंडिंग क्लासेस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने आसान आने बंद हो गए हैं, या इतनी अच्छी किस्मत हो फिर बात अलग है। सो अब आपके पास इतना पता चल गया आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जनरल ट्रेंड क्या है। नाउ आंसर माय क्वेश्चन। ऑक्सीजन कैन नॉट शो -4, -6, +4, +6, वाई? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो जंप करा के कहां जाएगा? सारा लास्ट क्लास का है ये। जैसे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा, सॉरी 5 बॉन्ड नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसके पास कौन सा 3D थे जो कुदा के भेज दे, अनपेयर ही नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ऊपर नहीं जाएगी। 90%, 99% केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। अगर उसके सामने आ गया फ्लोरीन तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी?
+2, वो फ्लोरीन की वजह से, और उसकी बॉन्डिंग हुई है। ऐसे कंपाउंड को मैं ऑक्साइड नहीं कह सकती, क्या बोलूंगी? फ्लोराइड, क्योंकि कंपाउंड का नाम नेगेटिव एटम के ऊपर होता है। तो दिस इज ऑक्सीजन का फ्लोराइड, जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यूनानिमसली एक ही होती है, -1। ऑक्सीजन की क्या हो गई? +2। +4 +6 सबसे ज्यादा कॉमन मिली मेरे को सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम है। ये सबके सब दिखाते हैं, लेकिन फिर वही बात, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए इनको ऑक्सीजन या हेलोजन लगेगा। अभी कल रात भी मेरे पास फिर मेरे फोन में आप लोग जो भी व्हाट्सएप भेज देते हो, इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, और अभी आगे की स्लाइड्स पे बहुत मिलने वाला है ये क्वेश्चन। ये यूनानिमसली एक डाउट जोन में आ गया है, हर साल बच्चे ये पूछते हैं, जब तक यहां नहीं पहुंचते, यहां पहुंचने के बाद भी भूलते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने के लिए मेरे को सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन लगेगा। आप अगर ये सोचते हो कि सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी खुशी से दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, यस, बट सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, आप हाइड्रोजन भेज दो, नहीं दिखाएगा। तो कल शाम को भी मेरे पास शायद हरमन का डाउट था, किसका था, यही क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा सिंपल, पिछले साल का एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल। उसमें एक था बेरिलियम हाइड्राइड, PeH2 इज नॉट पॉसिबल, आंसर BeH2 था, या कुछ ऐसा ही था। या मेरे को, अब मैंने अगली स्लाइड ये देखिए, ये लिखी रखा है, लास्ट ईयर भी आई होगी बात, लास्ट ईयर भी यही चीज, दिसंबर 5 या 6 का लेक्चर उठाया है मैंने लास्ट ईयर का, तो यही चीज यहाँ बता के, और 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, बस फास्फोरस की जगह बेरिलियम था और कुछ नहीं। तो ये तो हम तो उठा ही लास्ट ईयर के रहे हैं, लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में, और इस साल भी यही होगा, करा है, आपको याद नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कम फैलाइए सिलेबस, जितना करिए उसको ढंग से लिख लिख के याद करिए, केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट। फॉस्फोरस के केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, आपको 5 कंपाउंड दे दिए, विच ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल। आप इतना ध्यान से पहला फैमिली पढ़ के जाते हो, आपको पता है फॉस्फोरस की +5 होती है, आप इसको कभी नहीं टिक कर पाते। भाई फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, इसकी डी में है जगह, 3D है इसके पास, या गलत करते हो या छोड़ते हो, कुछ भी करते हो, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बेरिलियम हाइड्राइड पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली SH6 पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना सिर्फ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के हाथ में होता है, मेरे को उसमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन लगेगा, हाइड्रोजन कोई नहीं एक्साइट कर पाएगा। तो ये आपके पास हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके कुछ और लास्ट ईयर तो मैंने स्पेशली आपके सामने देखिए, लास्ट ईयर के ऐसे तक लिखवाया है, फिर भी बच्चे 1-2 गलत कराए, ज्यादा नहीं बट 1-2 तो गलत कराए, कि शो +4 विद ओनली दीज टू, शो +6 विद ओनली दीज टू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां मैंने क्या कहा है, +6 ये सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ दिखा रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं दिखा रहा? सॉरी, ऑक्सीजन के साथ भी दिखा रहा है, आई एम सॉरी, और फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ दिखा रहा है, ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं दिखा रहा? ब्रोमीन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ। कोई कहता है मैम स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है वो भी है, लेकिन नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ भी एक बढ़िया रीजन है, ज्यादा जेन्युइन रीजन है। तो अब आपके पास ये फिर से आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ही था, मैं यहां क्यों बता रही थी पता नहीं, हैव अ लुक। SF6 एग्जिस्ट बट SH6 डू नॉट। लास्ट ईयर तक जब तक सिलेबस नहीं कटा था, ये बोर्ड का क्वेश्चन था 1 मार्कर में, क्योंकि +6 के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। इस साल भी आएगा ये बात किसी ना किस तरह से आई है, प्लीज ज्यादातर लोग याद रखिएगा। +4 +6 कंपाउंड्स मेनली कोवेलेंट होंगे, यस, लास्ट क्लास में कर लिया, हायर द चार्ज मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमने पिछले वाले पार्ट पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। अब आ जाते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड सारा का सारा सेम, पिछली क्लास का देखिए, आज का देखिए, मुझे बताइए क्या बताना है, डिट्टो कॉपी है सब कुछ, सिर्फ ट्रेंड में आपको देखना है। बॉइलिंग पॉइंट यहां बड़ा आसान है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों में वाटर आ गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाईएस्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होता है, अमोनिया में नहीं था, इसलिए आपको मैंने बताया वो अमोनिया 1 में आगे है, बिस्मुथीन कहीं कूद गया, जो भी कुछ हमने किया था।
ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जिनके पास है एनसीईआरटी अभी देखिए, ये सोचिए मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, ये पूरा सोचिए लास्ट क्लास के हिसाब से, कंफर्म कीजिए सारी हेडिंग्स थी लास्ट क्लास में। बॉन्ड एंगल की वैल्यूज याद कराओ। कशिश तुम्हें शायद यहाँ लगे लास्ट क्लास में हमने जो किया है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंफर्म करो, वो पूछी जाती है कई बार। वाटर में तो हम सबको पता है 104 होगा, लेकिन जैसे ही मैं सल्फर पे जाऊंगी, कशिश फॉर यू, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के पास खिसके हुए थे, इतनी पास थे, रिपल्शन ज्यादा, एंगल बढ़ गया। यहां वाले इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में तो नहीं थे, मतलब सल्फर के पास नहीं थे, दूर थे, इनमें रिपल्शन कम हो गया। तो इन दोनों में जब रिपल्शन कम है, दे विल ट्राई उससे और दूरी बना लेते हैं, दो लोन पेयर से एंगल कम हो जाएगा, दे कैन कम क्लोजर। वाई? बिकॉज इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन नहीं है। किसी ने एनसीईआरटी खोल रखी हो तो एंगल बताओ। 92। अमोनिया में 107 था, फॉस्फीन में कितना था? 93। These bond angles covered in chemical bonding chapter. I am intentionally taking it here कि chemical bonding मेरा सारा पिछली क्लास और आज में लगभग हो ही गया। एक MOT छोड़ दो, मैंने सब ले लिया, बचा कुछ टी शेप्ड सीसॉ आ रहा है अगली स्लाइड्स पे। सो बॉन्ड एंगल की वैल्यू आपको देखनी है, अब लगवाओ वैल्यू मेरे साथ। H2O का सबसे ज्यादा, फिर H2S, उसके बाद बोलिए सेलेनियम का, और अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है नीचे? तो नहीं, अब इसको ये तो 1 डिग्री का आ गया भाई, दिस नो एक्सेप्शन, डिक्रीजेस कंप्लीटली, कोई एक्सेप्शन नहीं। बॉन्ड एंगल की बात हो गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई थी लास्ट क्लास में भी, यहां पर भी आ गई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ वाटर और H2S गैस की एक्सोथर्मिक है, यानी ये कंपाउंड अपने आप बनने लायक है नेचर में। और सेलेनियम का हाइड्राइड, टेल्यूरियम का हाइड्राइड एंडोथर्मिक है, इनको बनाने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको रोकना पड़ेगा, फटना पड़ेंगे। एंडोथर्मिक तो फटेंगे ही फटेंगे, राइट? तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच समटाइम वी यूज टू मिस। हाइड्राइड्स हो गए, राइट? नोट हो रहे नहीं हो रहे मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूरा हाइड्राइड जो लास्ट क्लास में किया था मेरे लिए, अब इसको फाइंड अप करना इजी हो गया। डन? आगे चलूं? अब इसके बाद आ जाता है ऑक्साइड्स, द मोस्ट वांटेड टॉपिक। पिछले 1 हफ्ते से मुझे बहुत जान खा रखी थी कुछ बच्चों ने, ऑक्साइड्स की लिस्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि पास्ट ईयर में ऑक्साइड्स काफी कवर्ड हैं। अब देखिए ऑक्साइड, अब मैं इस फैमिली के ऑक्साइड कैसे बताऊं, ये तो खुद ऑक्सीजन है, यानी अब यहाँ मेरे को एक ऑक्साइड पूरे पीरियोडिक टेबल के लेने पड़ेंगे। किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनता है तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं, सिवाय फ्लोरीन के, उसको हम फ्लोराइड कहते हैं। और वो ऑक्साइड्स यूजुअली, पहले तो मैं इस ग्रुप की बात कर लूं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की, इसके 2 ऑक्साइड बनेंगे, SO2, SO3, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ मैचिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो भी इन तीनों के ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं ऊपर लिख दिए। ऑक्सीजन का एक और ऑक्साइड है जिसको आप ओजोन कहते हो, O3, ऑक्सीजन का ऑक्साइड ही कह सकती हूं मैं उसको। अच्छा, SO2 और O3 तो गैसेस हैं, बाकी सेलेनियम ऑनवर्ड क्या आ गए? सॉलिड्स। ये तो चलिए फिजिकल स्टेट्स वाली बात हुई। अभी पहले इस ग्रुप के ऑक्साइड्स पे बात कर रहे हैं, अगली स्लाइड पे पूरे पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। अदरवाइज शायद मैं ये फैमिली लेती भी ना, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया जो पिछली क्लास में नहीं आया था, मेरे को ऑक्साइड्स की वजह से ये फैमिली लेनी पड़ रही है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है उतना एसिडिक होते जाते हैं। ये बात शायद मेरे स्लाइड में नीचे है पर मैंने बोली पहले है। ज्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड, लेट्स रिवाइज, क्या होते थे? बेसिक। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते थे? एसिडिक। अब मैं आपको दे रही हूं नॉन मेटल या मेटल, जो भी मिक्स कर लीजिए। नॉन मेटल से शुरू हुआ इस ग्रुप में, सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का। मुझे पता है नीचे वाले जो हैं वो बेसिक की तरफ चले जाएंगे, बट एनीवेज सबसे पहली चीज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में हो, हाइड्राइड्स में हो, तो मैं H से गिनूंगी, जो लास्ट क्लास में हम करके आए हैं, और यहाँ मैंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट लिखा भी है। लेकिन ऑक्साइड्स में जब होगा फिर तो मेरे को अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा।
सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन टेलीरियम मेरे को पता है +4 से +6 में नहीं जा सकता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, खुद को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर सकता, तो काहे का रिड्यूसिंग एजेंट रख दिया सबसे पीछे, राइट रख दिया यहां पर सबसे पीछे, इनर्ट पेयर इफेक्ट हिंट लिख दी। टेलीरियम ऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होने को तैयार है, यानी +4 से +2 जाना तो इसमें पॉसिबल है, बट +4 से +6 जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यस टेलीरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो सकता है बट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस यहां से शुरू हो जाते हैं, EO2 और EO3 इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? दो तरीके से हिंट पकड़ी जाती है, जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उससे बेटर लगता है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, ऑटोमेटिकली उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा बना रखे, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर है। आप ऑक्सीजन कंटेंट से भी निकाल सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा, चॉइस इज योर्स। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स दे दिए, SO, SO2, SO3, दिस विल गो फॉर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, बी इट डी एंड एफ ब्लॉक। मैंने मोलिब्डेनम के मैंगनीज के ऑक्साइड्स लिख के बोला भी था डी एंड एफ ब्लॉक में कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, ये आपका हर जगह के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट ओनली फॉर दिस फैमिली, कि अगर सेम ही एलिमेंट के दे दिए जाएं तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इसमें किसी को कोई इशू। अब मैं पूरे पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स को खत्म करती हूँ, पूरे 2 साल जो आए हैं आपके पास, चाहे वो S ब्लॉक हो, चाहे P ब्लॉक हो, +1 का, P ब्लॉक +2 का, एज वेल एज D एंड F ब्लॉक, सारे में अगर ऑक्साइड कुछ आया है, लेट्स टेक दैट। तो ऑक्साइड समझ में आया क्या होता है? सिंपल ऑक्साइड तो समझ आ गया होगा, जिसमें मेटल की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एग्जांपल लिख रखे, सॉरी ना, सॉलिड स्टेट में किया था हमने ये मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड नाम से नहीं किया था। मिक्स्ड ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल की दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो, यानी सिंपल रेडॉक्स मेथड से या तो फ्रैक्शनल आ रहा हो, ये हमने कॉपर, निकल, आयरन के ऑक्साइड से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से किया था कि कुछ कुछ साइड्स पे, और ये देखिए कितने चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ, सुनना मेरा एक सेंटेंस, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि आयरन, जैसे कि मैंगनीज, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इक्वली स्टेबल, दैट्स व्हाई इनके एक ही लोकेशन पे एक ही ऑक्साइड में इनकी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियस रेशो में मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एवरेज रिपोर्ट हो जाती है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये डिफेक्ट होता है क्रिस्टल का जिसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो 8/3 प्लस 8/3 रेडॉक्स में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, पक्का कुछ आयरन +2 में है, कुछ आयरन +3 में, सॉलिड स्टेट में आपने इसकी परसेंटेज भी निकाली है। अब अगर यहां पर मैं आपसे सॉलिड स्टेट का वो क्वेश्चन पूछ लूं, आप ये ग्रीवेंस नहीं डाल सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि मिक्स्ड ऑक्साइड एनसीईआरटी ने ये एग्जैक्ट 3 एग्जांपल दी और ये लाइन लिखी है जो मैंने बोली है, मींस वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैं तो दूंगी आपको, किसी ना किसी टेस्ट में जरूर दूंगी कि आ गया ये देखो सॉलिड स्टेट का एटलीस्ट वो पार्ट तो आ गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का। तो अब जितनों में भी मिक्स्ड, जरूरी नहीं है सारे फ्रैक्शनल आए बच्चों, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग विल बी फ्रैक्शनल, यहाँ कई जगहों पे, अच्छा अब आप उठा लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चार्जेबल बैटरी, वहां पर आपको लेड के कंपाउंड्स, लेड सल्फेट वगैरह दे रखे हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मेरे पास लेड कहीं नहीं आया, वो चीजें आई नहीं कहीं, उसका सॉलिड नहीं आया, एनीवेज। अब ये पहली तो डेफिनेशन हुई सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड की। अब सारे ऑक्साइड पूरे उसके मेरे को क्लब करने हो तो एसिडिक ऑक्साइड जो मेरे को क्लास 10th में बता के भेजा जाता है वो ये, जो भी वाटर के साथ एसिड बना ले वो एसिडिक है, और सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, नो मिस्टेक इन दिस, ये हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस some metal oxides in their higher oxidation states are acidic। जो आपको पिछली स्लाइड पे क्या बताया मैंने, जितना ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, इट गोज फॉर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, मींस फॉर मेटल आल्सो।
तो अब आप देख लीजिए यहां पर ये एग्जैक्टली ये बात मैंने डी एंड एफ ब्लॉक में भी की थी कि मैंगनीज के सारे तुम लोग बेसिक ऑक्साइड में नहीं डाल सकते। मैंगनीज के जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, मेटल के ऑक्साइड होने के बावजूद भी किस में डालने पड़ेंगे? एसिड्स में। और इसमें से एक एग्जाम्पल भी मैंने एनसीईआरटी से बाहर का नहीं लिखा है, जो आपकी पी ब्लॉक में दे रखा है। तो अब आप देखिए, सम मेटल ऑक्साइड्स विच आर ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड बट दे आर नॉट बेसिक, दे आर एसिडिक। कुछ ऐसे हैं जो डुअल बिहेवियर का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक। तो मैं ऊपर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की लिस्ट पूरी नहीं की थी, सिर्फ वाटर लिख के छोड़ दिया था कि वो नीचे आने वाला है। कहीं आप ये मत समझ लेना एक ही है। न्यूट्रल पूरे 2 साल में न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ 3 है, नो फर्दर एडिशन और डिलीशन टू इट। एम्फोटेरिक कितने हैं? इसी पे सारी फाइट चल रही है बहुत जगह और काफी ज्यादा कवर्ड है। तो अब आ जाते हैं जी एम्फोटेरिक पे। इसके अलावा कोई भी नहीं होंगे जो मैं आपको दे रही हूं, मेरे से पूछे बिना कुछ ऐड मत करना। SN SNO2 टिन के दोनों दे दिए मैंने आपको। PbO लिखा है इसके अंदर, यस। PbO2 लिखा है, ओके। Cr2O3 लिखा है। Al2O3 भी लिखा होगा। इन्होंने तो एटसेट्रा लिख के छोड़ दिया बेवकूफ लोग। न्यूट्रल में बहुत सारी बुक्स वाटर को ऐड कर देती हैं। वाटर एम्फोटेरिक में है एज पर एनसीईआरटी बुक्स में, और ये न्यूट्रल होना चाहिए वाटर, बट जब तक एनसीईआरटी नहीं बदलेगी हम नहीं बदल। गुड फीडबैक शौर्य। और कोई किसी को याद आ रहा हो? ये काफी काफी आए हुए क्वेश्चंस है, मतलब इसमें से आते हैं, बच्चों के पास याददाश्त नहीं होती, वरना कर लेंगे। और बताइए किसी को डाउट हो रहा हो? ये सॉरी गैलियम, सॉरी Ga2O3। और ढूंढिए एक बार, पी ब्लॉक +1 वाले में ही ढूंढिए जी, आपके नोट से ही चाहिए। बेरिलियम ऑक्साइड चेक फ्रॉम नोट्स अगर पॉसिबल हो, ये +1 के पी ब्लॉक में मिलेंगे आपको। BeO, पहले BeO चेक करिएगा। आर्सेनिक का कहां से देख के बता रहे हो? बाकी भी करिए, क्योंकि एम्फोटेरिक आपके पास आ गया, आपको एसिडिक बेसिक में दिक्कत नहीं होगी। हाई ऑक्साइड ऑफ एंटीमनी इज एम्फोटेरिक। मैंने एंटीमनी लिखा है SB। एक सेकेंड। ट्राई ऑक्साइड ऑफ एंटीमनी लिखिएगा, GeO2। ये मेरी तरफ से आपके लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अगर किसी को लगे एक आधा और ऐड हो रहा है, मेरे से कंफर्म किए बिना ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बाई चांस मेरे पास पी ब्लॉक +1 की बुक नहीं पड़ी, +2 की पड़ी है, उसमें जो जो हमें लगा है मैंने चेक कर लिए हैं। फिर भी किसी को लगेगा, मुझे बात करिएगा। ट्रेंड्स ऑक्साइड्स में ठीक है, एम्फोटेरिक तुम रट के चल दिए। अब ये ट्रेंड्स आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि आपको लॉजिक पता चल गया। अक्रॉस द पीरियड जब आप जाते हो, आपको पता है मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हो, तो क्या होगा? मेटल के ऑक्साइड बेसिक, बीच वाले एम्फोटेरिक, और इधर एसिडिक। ध्यान रखिएगा, अभी हमारा एसिडिक के खाते में गया है, ठीक है, एम्फोटेरिक में Al2O3 गया है। इसी तरह से ये है S ब्लॉक के ट्रेंड। मेरे को मौका मिला तो मैं S ब्लॉक का एक ट्रेंड उठा लाई यहां पर, कि थोड़ा सा आपको कम देखना पड़े ऑक्साइड्स पे। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वी ऑल नो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? बेसिसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अभी मैं आपको करा के आई हूं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के टेबल में देखिएगा, ये दो तो न्यूट्रल आपको बता दिए मैंने, आपको पता है, किसी के भी आगे एम्फोटेरिक लिखा हुआ नहीं है। तो नाइट्रोजन का एक भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है, ये लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक, ये मोस्ट एसिडिक। तो ऐसे इस तरह से ऑक्साइड्स के ट्रेंड किसी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये मैंने आपसे ग्रुप 1 में पूछ लिया, ये मैंने आपसे ग्रुप 15 में पूछ लिया। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से पूछा जा सकता है। क्या कुछ और इंटरेस्टिंग चीज भी है ऑक्साइड में? यस। और वो क्या है? केमिकल बॉन्डिंग से उठा के लाती हूँ O2, MOT से वो बनाते हैं ना हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक मूवमेंट। यस। क्या हमेशा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस। ऑक्सीजन के नाम से ही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना है। एक स्पेशल केस आ गया,
हम पूरे सिलेबस में पढ़ते हैं ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अगली हमने फैमिली अगर मैं आज ले पाई नोबल गैसेस, ये केस उसमें आएगा, बट मैं वहां पहुंचू या ना पहुंचू इस बात को तो यहीं कवर करना बनता है। हमने क्या देखा, ऑक्सीजन O2 गैस जिसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, प्लैटिनम के हेक्साफ्लोराइड को जाके ये अटैक करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। और उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पहली बार मैं देख रही हूं O2 के ऊपर +1। ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं पेरोक्साइड सब ऑक्साइड, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ऑक्सीजन से +1, जीरो से +1 जाता हुआ। अब तक हम -2 से देखते थे वापस आते हुए, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग O2 भी फर्दर क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज। तो इसमें सामने वाले को क्या कर दिया, इसने रिड्यूसिंग एजेंट बन गया ना। कैसे पता लगा मेरे को, जीरो से +1 गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करिए तो सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ, मींस रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीजन गैस कहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकती है। ये मेरे लिए न्यूज है, और ये न्यूज अभी अभी कहां आई थी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके चक्कर में +2 भी हो सकती है। यहां पर भी कुछ ऐसा है। हाँ, फ्लोरीन, अब ये ऑक्साइड तो है ही नहीं, ये तो मतलब पॉइंट इज फ्लोरीन हैज कॉमन फैक्ट। यहां पर फ्लोरीन इज कॉमन फैक्ट कि उधर भी +2 लाने के लिए फ्लोरीन लगा था, यहां भी +1 लाने के लिए फ्लोरीन जैसा ही कुछ लगा है। O2 इतनी स्टेबल गैस है कि एटमॉस्फेयर में 21% है। आप समझ रहे हो 21% है, कितनी स्टेबल है। उसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, गजब की होगी। जैसे ये रिएक्शन आया, ये नोबल गैस के अंदर इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे ये रिएक्शन आया, नील बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट को स्ट्राइक करती है ये बात, O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और नोबल गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें 2 या 3 किलो जूल, 5 किलो जूल एनर्जी का कम खर्चा है। यहां से दिस वाज द कंपाउंड फॉर्म व्हिच लेड टू द डिस्कवरी और कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। नील बार्टलेट साइंटिस्ट ने सब कुछ सेम किया, O2 की जगह लगाया जिनॉन, एंड ही वाज सक्सेसफुल, जिनॉन का कंपाउंड बन गया। O2 से कम है जिनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सोचिए नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में नियरली 1%, मतलब उसमें सारी गैसेस आ जाती हैं, हीलियम वगैरह वगैरह। तो जब ये कंपाउंड बन के आया, इट वाज डिस्कवरी कि जब O2 बना सकता है फिर जिनॉन क्यों नहीं बना सकता, उसकी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2 से कम है। दिस वाज द कंपाउंड व्हिच लेड टू द पाथ व्हिच रीचेस टू डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन को लेके कुछ ये इंटरेस्टिंग चीजें एक साथ मैंने कंपाइल कर दी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग मेरे को अपडेट करेंगे अगर आपको कोई मिलता है तो, मैं बुक से कंफर्म किए बिना नहीं मानूंगी। आगे चलते हैं, मेरे पास ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर, जिसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाह रही, जो आप जानते हो। अब इसका बेयर मिनिमम क्या बनाना है मेरे को, सल्फर पे एक डबल बॉन्ड O होना कंपलसरी और एक OH होना कंपलसरी। सल्फर के 4 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 6 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं। H2SO3 बताइए, जो लिखा है सही है, डायबेसिक है, नॉन रिड्यूसिंग है, H है ही नहीं इसके पास। अगला देखना H2SO5, ये फंसता है रेडॉक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबसे पहला ये फंसता है आपके लिए, H2SO5। आपने जो कंपल्सरी चीजें थी वो बना दी, देखिए सल्फर के या आप 4 बॉन्ड बना सकते हैं, या 6 बना सकते हैं, या 2 बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए 3 तो वैसे ही बना बैठे, 4 या 6 पे ही जाना पड़ेगा, चेक। कोई और पॉसिबिलिटी है तो मेरे को लाके दिखाओ। जब आप इसको एल्जेब्रिक मेथड से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आप सारे ऑक्सीजन की -2 ले लेते हो, विच इज रॉन्ग। यहां मुझे क्या पता चलता है, अगर मेरे को ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर खुद से बनाना नहीं आया, मैं ये नहीं बात कर सकती यहां पर तो दोनों ऑक्सीजन की -1 है, यहां इस ऑक्सीजन की -2 और -1 सल्फर की वजह से। तो सल्फर पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, चेक। मैं क्यों आगे जा रही हूं जब मेरे को इतना सपोर्ट कॉन्फिडेंस से नहीं मिल रहा, मैं क्या अपने लिए पी ब्लॉक रिवाइज कर रही हूँ क्या। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कुछ गलती की तो चेक कीजिए, कितनी, +6। तो मेरे सामने बैठी ऑडियंस इतनी कंफ्यूजन में क्यों है कि हाय क्या पूछ लिया, ये तो बोलते ही ठीक है भाई, पूछे ना।
+6 और एल्जेब्रिक मेथड से आती है +6 चेक करना। मैं इसलिए ऐसी चीजों पे बच रही हूं। कितनी आ रही है? +8 आ रही है ना गलत। और ये रेडॉक्स में था ना, एल्जेब्रिक मेथड से गलत आती है, बॉन्डिंग मेथड से करेक्ट आती है। वहां पर ये आपको हमें बना के देना पड़ा था H2SO5, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी तरह से H2SO4। H2SO4 इज अ नॉन रिड्यूसिंग एसिड, जबकि H3PO2 कुछ भी दे दूं पिछले में से मैं। अब आप फर्क समझ जाओगे कि हम कैसे रटे कौन सा रिड्यूसिंग एसिड है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एसिड है। अब मैं पिछले फास्फोरस से आपको उठा के दे दूं, सोच के बताना, क्योंकि आप भूल गए होगे और मुझे यही चाहिए। इन दोनों में से कौन सा रिड्यूसिंग कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, दोनों नॉन रिड्यूसिंग और वटेवर, कमेंट। ये तो नॉन रिड्यूसिंग है दिख रहा है, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या था? बिना कॉपी में देखे, पन्ने नहीं पलटने। ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग। अब कोई रटा तो नहीं ना हमने, वो शॉर्टकट सोचा, बस ये है वो एसिड्स की चीज जहां हमें लगता है हमें रटा रहे हो तुम, तो लॉजिक आ गया। अब आपके पास आता है H2S2O3। अब ये थोड़े वो वाले एसिड जो सोचने पड़ेंगे। फिर ध्यान दीजिए, बेयर मिनिमम, ये तो हर एक में बनाना है। अब 6 वैलेंसी कर दो पूरी, कुछ और बना सकते हो तो आई एम वेटिंग। डाई बेसिक है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो तुम सोचो, दिखा तो रखी है मैंने। 2 सल्फर के बीच डबल बॉन्ड, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसके 4 बड़े कन्विंसिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सही पूछा है। तो आपको आना चाहिए इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट और वो बेयर मिनिमम वाली बात की ऑक्सा एसिड बनते ही तब है जब उनमें आप एक डबल बॉन्ड O और एक OH दोगे, वरना बनते ही नहीं है। तो अब उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +4, क्योंकि एक तो सल्फर सल्फर का ही बॉन्ड बन गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट ही हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट ही नहीं हुए। देन कम्स ओलियम, दिस। अब ओलियम के आते ही 7 ऑक्सीजन, चेक बेयर मिनिमम कंडीशंस के साथ O बीच में आ रहा है। ओलियम में अगर मैं आपसे दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन पूछूं, बड़े आराम से दे देंगे, शायद एल्जेब्रिक मेथड से भी सेम आए, इससे भी सेम आए, बट यू कैन टेक चांस नाउ। आपको नहीं पता किससे सेम आएगा किससे नहीं। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, ये सारे रेडॉक्स में कराए हैं मैंने आपको, डीपीपीज में दबा के दिए हैं ये। चेक इसमें क्या हुआ। ऐसा भी हो सकता है, अभी ये थोड़ा एक बार देख लो, ये ऐसी आंखों के आगे से ना निकल जाए। पहले तो चेक करिए मैंने बेयर मिनिमम पूरा किया है कि नहीं किया। उसके बाद मेरे पास अब क्या बचता है भाई, 2 ऑक्सीजन और लगा दो, डबल बॉन्ड O करके। सल्फर की 6, मतलब 5 वैलेंसी तो पूरी हो गई, बचे ऑक्सीजन 2। कुछ भी करके मैं नहीं कर सकती, मैं यहां डबल बॉन्ड O नहीं लगा सकती, 7 वैलेंसी हो नहीं सकती, और उसको 5 पे छोड़ नहीं सकती। मेरे पास चारा ही कुछ नहीं बचेगा इस, सॉरी, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है कि मैं दोनों साइड 2 ऑक्सीजन लगा दूं, वो गलत। दोनों साइड एक ही ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा दूं, नॉट पॉसिबल। आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते इसके अंदर, इसी वजह से इसका नाम परऑक्सो आया। बाकी तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही है 2 सल्फर है इसलिए। लास्ट में अब ये मैं पहले भी कहीं ना कहीं बता चुकी हूं, लेकिन आज फिर बता देती हूं। एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब क्या है? एनहाइड्रस का तो पता होता है आपको, वाटर ना हो, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्राइड का मतलब है किसी भी ऑक्सा एसिड में से वाटर निकाल दो, है ये भी वाटर निकालना। इसमें से तुम H2O निकालो, क्या बचेगा? SO3। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को उसके एनहाइड्राइड के साथ पैक करके एक बॉटल में मैंने तुमको दिया, टोटल सम करना क्या हुआ फॉर्मूला? H2S2O7, बस क्या बना? ओलियम। इसको कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब आज तक हम ले रहे थे उबलता हुआ, हीट नहीं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि उसमें मैंने SO3 साथ पैक करके भेजी है। आपके पास ये 10 ml पहुंचेगा, मैं इसमें 100 ml वाटर मिला के SO3 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर लूंगी। तो H2SO4
ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बिकता कैसे है इंडस्ट्रीज को। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, पता नहीं कितने ट्रेन के डब्बे बनाने पड़ जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड तो पानी की तरह इस्तेमाल होता है मेटलर्जी में, यही काम करते रह जाएंगे। वो सल्फ्यूरिक एसिड में उसका एनहाइड्राइड साथ पैक करके भेजते हैं कि हम इतना सा भेज रहे हैं, इसमें आप इतना पानी मिला के इतने से एसिड को इतना बनाइए, तभी हैंडल विद केयर होता है, वो एक्सप्लोसिव होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, उनके एनहाइड्राइड्स हैं ये। तो आप देखिए, एक सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर निकाल लो, SO3 बन जाएगा। SO3 इज करेक्ट स्टेटमेंट में आता है, SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब किसी भी ऑक्सा एसिड के लिए ये बात हो सकती है, चेक, क्या ये किसी का एनहाइड्राइड है? दो एसिड भी मिक्स कर सकते हो, दो नाइट्रिक एसिड मिक्स करना और उसमें से वाटर निकालना, दो से भी कर सकते हो, खाली एक जरूरी नहीं है। चेक, इन दोनों में से वाटर निकालो मिला के, इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये क्या हुआ? मिक्स्ड, नॉट मिक्स्ड एनहाइड्राइड, माय बैड, सॉरी, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी मिक्स्ड नहीं, दो अलग अलग एसिड हुए तो मिक्स्ड है। ये एनहाइड्राइड है बट दो नाइट्रिक एसिड का। अगर आप दो अलग अलग एसिड से एनहाइड्राइड बनाओगे, वो कहलाता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बनाइए जरा, अमन करना कोशिश, स्तुति, सचरीत करना, इन दोनों से वाटर निकालो। N2O4, सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की लिस्ट यहीं से लाई हूं मैं, ठीक है। क्या बन गया? N2O4। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है? आपको बस दो अलग अलग एसिड हैं, दो सेम एसिड हैं, एक अकेला एसिड है, वाटर निकाल के जो बन रहा है उस हिसाब से नाम दे दीजिए। यहां ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर भी खत्म हुआ, ये फैमिली भी खत्म हुई। लास्ट फैमिली फॉर टुडे इज हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली देख लीजिए क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइट। इस पे मैंने क्यों लगा रखा है स्टार? रेडियो एक्टिव है, हमें नहीं पढ़ना। इसको आपने 11th क्लास में बड़ी शिद्दत से पढ़ा है, एक एक्सेप्शन को लेके, फ्लोरीन क्लोरीन वाली, ठीक है। इसमें काफी चीजें अच्छी आपको मिलने वाली हैं। एनीवे, सबसे पहले तो एज रिचुअल अकरेंस, ये भी मैं मेटलर्जी में तो ये सारे लिखवा चुकी हूं आपको, बट ये सारे अब आपके पास पी ब्लॉक में भी आ गए। तो ये ओर्स आपका काम है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ड्राइड अप सीज में। ये हेलाइड्स का तो भंडार है सी वाटर, राइट। और सी वीड्स के अंदर आयोडीन, आयोडाइड बहुत मिलता है। कोई ऐसी सी वीड जो आप नॉर्मली खाते हो एज फ्रूट, कैन यू नेम? यस, सीवीड। अब हम उसको वीड तो नहीं बोल सकते, लेकिन सी में पैदा होने वाली कोई चीज आजकल तो बहुत आ रही है। सब्जी मंडी जाते हो मम्मी पापा के साथ? हाँ, वाटर चेस्टनट्स इसका इंग्लिश नेम है और हिंदी नेम है सिंघाड़े। आयोडीन रिच, ठीक है। आयोडाइड सबसे ज्यादा, मतलब हेलाइड्स मिलते ही सी वाटर में है बहुत ज्यादा। सो जस्ट एक बात वैसे ही बोल दी, बट अभी खैर इस बकवास का बिल्कुल टाइम नहीं, हम रिवीजन में है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन की सबको पता होगी, साइज, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी अब भी डिस्कस हो चुकी, दोबारा का कोई लॉजिक नहीं। कि फ्लोरीन का साइज इज टू स्मॉल, इट कैनॉट अकोमोडेट वन इलेक्ट्रॉन, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, तो उसकी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की। बट यहां एक समस्या है इसके ट्रेंड में, उसमें ऑक्सीजन किधर गया था पिछली फैमिली में? सबसे पीछे। यहां फ्लोरीन सबसे पीछे नहीं गया, यहां फ्लोरीन इधर है। बस क्यों मत पूछ लेना, लॉजिक तो मैं दे दूंगी बट तुमको भी पता है, फिट ही करेंगे हम लॉजिक। फलानी चीज डोमिनेट कर गई होगी, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव, क्लियर। और ये मोस्ट नेगेटिव लीस्ट नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अगर आपको ऑर्डर पूछ लेते हैं, एक तो होता है रिलीज्ड किसमें ज्यादा कम, ऑर्डर पूछ लेते हैं तो आपको नेगेटिव लीस्ट वाले को यूं देना पड़ जाता है। पिछले 3-4 साल से बच्चे ये गलती करके आ रहे हैं। Arrange these compound these atoms in increasing order of electron gain enthalpy. When it is increasing order or decreasing order or simply order,
आपको नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू को बड़ा दिखाना पड़ेगा मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस से। कॉमन मिस्टेक लास्ट ईयर भी बच्चे करके आए, आप पास्ट ईयर्स में देखना, 2023 में इस पे है क्वेश्चन, यही हेलोजन्स पे ही है। तो उनको पता है, ये सारे याद करके आए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा हम हिला देते हैं। पीरियोडिसिटी में आपको याद होगा, मेरे को एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़ गया था इसकी वजह से कि ऑर्डर वाली बात हमें समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो आप कह रहे हो रिलीज इसमें ज्यादा और वैल्यू इसकी सबसे आगे रख रहे हो। वैल्यू इज मैथ्स एंड रिलीज ज्यादा इज केमिस्ट्री, बोथ गोज ऑपोजिट। तो नेगेटिव की सबसे छोटी वैल्यू को ऑर्डर जब बोलें, और लेटेस्ट क्वेश्चंस में एक छोटा सा चेंज कर दिया गया है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा शिकायत जाती है, एडिट जाता है, तो इस पे एक छोटा सा चेंज क्या कर दिया, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, देन वी आर ओके। रिलीज किस में ज्यादा है, वो तो फिर क्लोरीन ही ज्यादा होगी। तो इस बात को आप जरूर पढ़ेंगे कि क्या पूछ। एफिनिटी के टाइम कराया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी। एफिनिटी में साइन नहीं होता, एफिनिटी में होता है अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। वो सबसे ज्यादा किसमें है, क्लोरीन, तब तो मेरे को समस्या नहीं आई। बट एफिनिटी का ट्रेंड मांगने की जगह बोल देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या करूं, उसमें नेगेटिव साइन आ गया, तो कंसेप्ट उल्टा हो जाता है, कॉन्सेप्ट तो नहीं, आंसर उल्टा हो जाता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई होप आपको याद रहे। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोई मेरे से पूछ ले तो मेरे को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन निकालना, वो तो डिक्रीज ही हो रही है जी, वो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज हो रही है, एक आधी एक्सेप्शन छोड़ दे तो। सो देखिए, मैंने लिख रखा है यहाँ, ऑर्डर कोई मेरे से पूछे तो आयोडीन सबसे आगे है, वही बात, ऑर्डर में नेगेटिव वैल्यू को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नाउ एक्स एक्स बॉन्ड एनर्जी, वेरी वेरी हॉट सेलिंग केक। बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड की, फ्लोरीन की कम हो गई, क्यों, आपने बार बार पढ़ा हुआ है, दो छोटे छोटे फ्लोरीन सामने सामने आप ले आओगे, बॉन्ड तो बड़ा छोटा बनेगा, बट इनके लोन पेयर्स भी आसपास इतनी भीड़ हो जाएगी, ब्लास्ट, और इसको लंबा होना पड़ेगा बॉन्ड को। तो बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की आयोडीन और ब्रोमीन के बीच पहुंच गई, होनी सबसे छोटी चाहिए थी। अगेन ये ऑर्डर, ये भी रट्टे में ही आएगा आपके लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इनकी वैल्यूज बहुत जरूरी है। लास्ट ग्रुप में भी मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन फास्फोरस याद किए बिना मत जाना। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है। अक्सर बच्चे ऑक्सीजन भूल जाते हैं, और ऑक्सीजन क्लोरीन की तो सेम ही होगी वैल्यू, और उसके चक्कर में पोलैरिटी वगैरह, छोटे छोटे डायपोल मोमेंट वगैरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। अगर एनसीईआरटी की वैल्यू देखें, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की 3.2 है। ऑक्सीजन क्लोरीन में एक ऑब्वियस सा कंफ्यूजन लेके हम चल रहे हैं, अब खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ही, मैंने इसकी लिखी नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का फ्री फॉर्म में अगर ये गैसेस मेरे पास हैं, ये येलो कलर की है, ये ग्रीनिश येलो है, ये रेड है, ये वायलेट है। बाकी किसी पीरियोडिक टेबल में मैंने एटॉमिक कलर्स नहीं बताए, नाइट्रोजन भी तो गैस थी, कलर्स नहीं बताए मैंने, थे ही नहीं कलर्स, ऑक्सीजन भी तो गैस थी। क्यों, पहली बात तो यहीं पे कलर क्यों आए, इन सिंपल टर्म्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी जिससे कि वापस लौटेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेंगे, इट एक्चुअली कोइंसाइड विद विजिबल रीजन। हो बाकियों में भी रहा है, ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा होगा, बट वो आईआर रीजन या यूवी कहीं से भी हो रहा होगा जो मेरी आंखें नहीं देख पाती, कोइंसाइड विद विजिबल रीजन, दैट्स व्हाई दे शो कलर्स। पूरे पी ब्लॉक में कलर नहीं आया एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, और इस कलर शिफ्ट में लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। अगर विबग्योर की बात मानूं तो येलो से वायलेट की तरफ जा रहा है, लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ शिफ्ट होना फेमसली बैथोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमिक वर्ड कम्स फ्रॉम क्रोम, क्रोम कम्स फ्रॉम कलर, तो इसको कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आई होप आप लोग इसको याद रख पाए, कलर्स एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको करने हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट वर्ड नहीं दिया, वो मैंने दे दिया बस, वो ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछ सकते हैं। हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेरे पास सारी गैसेस हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक, डू आई नीड टू टेल एनीथिंग? हाँ जी, डू आई नीड टू टेल एनीथिंग? इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही मिलेगी, फ्लोराइड्स में, हेलाइड्स में भी,
+4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए मेरे को या तो ऑक्साइड्स पे जाना पड़ेगा या ऑक्सा एसिड, मतलब ऑक्सीजन तो है ही, और फ्लोरीन एक ऐसी चीज है जिसकी सिवाय -1 के कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। एक एनोमली आने वाली है इसमें, एक गड़बड़ आने वाली है, आई विल डिस्कस। पहले बताइए कुछ ऐसा रिएक्टिविटी, ये क्वाइट नाइसली कवर्ड है आपके पास्ट ईयर्स में। फ्लोरीन के बारे में बात करूं, F2 फ्लोरीन गैस, मतलब रिएक्टिविटी हेलोजेंस की लॉजिकली, पहले तो मैं लॉजिकली सोचती हूँ जो मेरे को पता है, भाई नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। मतलब ये लिख मत लेना, ये मैं इसी के अगेंस्ट पढ़ाने वाली हूँ, इसका उल्टा पढ़ाने वाली हूँ। मेरे को पता है फ्लोरीन क्लोरीन ये काफी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और रिएक्ट कर जाएंगे। ब्रोमीन आयोडीन थोड़ा स्लो, तो रिएक्टिविटी तो मैं क्या रिपोर्ट करूंगी, डिक्रीज होनी चाहिए। बट मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कोइंसिडेंस में, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा रिवर्स जाएगा। मिला भी यही जो मैंने एरो बताया, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके बाद बाकी के मेंबर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात पे अगर आप देखो तो क्या फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? सॉरी, फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है, फ्लोरीन सबसे पहले नहीं कर सकता, सबसे अच्छे से नहीं कर सकता, वो तो क्लोरीन को करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, तो फिर मतलब मेरा ढूंढ आंसर चाहे सही था बट ढूंढने का तरीका गलत था। सिस्टमैटिकली तो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, फ्लोरीन को नीचे आना चाहिए था, क्लोरीन को सबसे ज्यादा होना चाहिए था। फ्लोरीन कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस हिसाब से, बट मिला क्या, reactivity systematically decreases against the trend I have discussed of electron gain enthalpy। और वजह पहले तो देख लेते हैं, ये बात क्या है, मतलब क्या है इस बात का। फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अपने खुद के ग्रुप के नीचे वाले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, उनके हेलाइड आयंस को भी हेलोजन में कन्वर्ट कर रहा है। उनको -1 से किस में भेज रहा है, 0, क्योंकि खुद तो इसने -1 होना है। और अभी हम बोल के आए ये कैसे कर सकता है, इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिपल्शन की वजह से कम हो गई, इट इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वगैरह वगैरह, सब 0 हो गया मेरा। और इसके सपोर्ट में Cl2 भी अपने नीचे आने वाले हेलोजेंस को क्या कर पाया, ऑक्सीडाइज। Br2 अपने नीचे आने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाया। मतलब क्या है, सिलसिलेवार रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज हो रही है। सिलसिलेवार डिक्रीज हो रही है तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इसकी वजह नहीं हो सकती। और हम जानते हैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या लूप होल छूट गया, क्या चीज मेरे से मिस हो गई, वो अब देखते हैं। यानी व्हाई वी आर रिसीविंग दिस ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई दिस ट्रेंड इज करेक्ट। क्योंकि एक्चुअली जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढते हो तो आप E0 वैल्यू से ढूंढते हो, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या लूज करना। आप E0 वैल्यू से ढूंढते हो। तो क्या हुआ होगा, पहले तो हेलोजन टूटी होगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, गैसियस आइसोलेटेड एटम बना होगा। उसके बाद उसमें आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला हैलाइड, यहीं पे तो थोड़ा फ्लोरीन क्लोरीन की गड़बड़ हुई। उसके बाद ये बन के वापस लौट जाना, इसने बनना ही नहीं अगर आपने वाटर नहीं दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, वाटर इसको पूरे को घेरेगा, एनायन को, ये स्टेबल होगा, तभी ये साइड यहां तक पहुंचेगी। वाटर नहीं है तो ये यहां तक आएगा ही नहीं। वाटर ने इसको हाइड्रेट किया, ह्यूज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज रिलीज्ड व्हिच कॉम्पेंसेटेड फॉर व्हाटसोएवर एक्सेप्शन रिपल्शन यू फेस्ड। यानी ये सारा ट्रेंड कौन डिसाइडर बनता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से देखना बंद करो। मीन्स, और ये एक क्वेश्चन है पास्ट ईयर का, उस पे काफी लोगों ने उस साल एडिट भेजा था, और मेरे पास भी हर तीसरे दिन कोई ना कोई तुम में से भेज देता है, वो मैं दिखाती हूँ। पहली एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई डिसोसिएशन, दूसरी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी। डिसाइडर कौन बना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसीलिए फला फला मेरे को मिला। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द एनर्जीज विच विल डिसाइड द रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी शायद कुछ ऐसा ही है।
और उसमें चारों दे रखी हैं, डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोन, हाँ सॉरी बिल्कुल मैं बताती हूँ, और ये किसी ना किसी तरह बहुत बार आया है। मैं रिड्यूसिंग एजेंट लाऊंगी तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले आती हूँ, लिथियम। पहले तो ये सॉलिड बना, उसको पहले तो सॉलिड से क्या बनाया नेचर में, गैस, सब्लिमेशन एंथैल्पी। उसके बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद हाइड्रेशन, राइट, उसके बाद किया हमने इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी। उस साल का क्वेश्चन, और मेरे को कुछ हो सकता है मैं एक आधी चीज मिस कर रही हूं, ये नहीं दिया, ऑब्वियसली ये क्यों देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइडेड बाय, या रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय दीज, चार लिख रखी हैं और उसमें वेरियस कॉम्बिनेशन दे रखी है, ए बी सी ऑल व्हाटएवर। एक तो आएगी सब्लिमेशन एंथैल्पी, एक आएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक आएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, चौथी क्या दे रखी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं एग्जैक्ट वर्डिंग मिस कर रही हूं कि उसमें रिड्यूसिंग एजेंट था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि क्या था, और इस पे लास्ट ईयर्स काफी फाइट हुई है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों नहीं लाए, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है। ई नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही, अब सही लिंक किया, बिल्कुल सही हार्दिक। वैल्यू जो क्वेश्चन था वो ये था, ई नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो ये बात आती है जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया, और उसके आंसर में एनटीए ने अपनी की में दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्वॉल्व नहीं है। ई नॉट वैल्यू में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्यों निकाल रहे हो, ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों आएगी। और इस पे सबसे ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स ने उस साल एडिट मारा था कि ये गलत है, बट जब हमें, और फिर हमने ढूंढा तो +1 की एनसीईआरटी में एस ब्लॉक के अंदर लिथियम के जहां पर एक 10वीं या 11वीं प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग एजेंट, वहां एक पैराग्राफ में लाइन लिखी है, ई नॉट वैल्यूज आर कंट्रोल्ड बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब आप लगो उस पे बहस करते हुए, हम तो आयोडीन को रिड्यूसिंग एजेंट कर रहे थे, हम ब्रोमीन का कर रहे थे, उसमें तुम सब्लिमेशन क्या लाओगे, फिर तुम कितना ही फाइट मार लो, एनसीईआरटी की ये लाइन आ गई कि भाई हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयोडीन सॉलिड है, कोई ब्रोमीन को भी कह सकता है ब्रोमीन रिड्यूसिंग एजेंट बन गया फ्लोरीन के आगे। तो ऐसे ऐसे बकवास एडिट फिर अगले नहीं लेते जब एनसीईआरटी में 2 लाइनें दिख जाती। तो एस ब्लॉक में एग्जैक्टली ये बात लिखी है, ई नॉट वैल्यूज आर कंट्रोल्ड बाय। अब आप ये नहीं कह सकते ई नॉट मेरे सिलेबस से बाहर है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस पर धर दिया हमने। तो यहां देखिए, ई नॉट वैल्यूज आर ड्यू टू रिड्यूसिंग, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, और रिडक्शन में इसको खुद को क्या होना है, ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज होना है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिनी जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं गिनी जाएगी। ये 2 साल पहले का है। हाँ जी, नहीं मैं क्लास में हूँ, मेरे को अभी अभी 2-4 मिनट दीजिए, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी बीच में नहीं आऊंगी बच्चे। सो ये आपके पास रिएक्टिविटी में मेरे को डिस्कस करना था, विच वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, किसी ना किसी बहाने मुझे ये भी रिपीट करना है आपके सामने, तो लास्ट ग्रुप में पकड़ लिया। जो भी एनायंस हैं, अगर उनके, देखिए हाइड्रेशन कहां ज्यादा होगा, या तो चार्ज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रेशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आके घेर रहे हैं अपने ऑपोजिटली चार्ज एंड से, या तो चार्ज ज्यादा हो, तो -2 वाले की हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा होगी -1 वाले से। सारों का ही माइनस है तो साइज, चार्ज डेंसिटी जितना छोटा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी। अब कोई मेरे से असर्शन देता है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रेंड ऑफ हेलोजेंस, यस, उसका रीजन यही है, क्योंकि डिसाइडर तो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, क्योंकि F नेगेटिव का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा था, इसीलिए F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके सपोर्ट में नहीं थी। इसी को देख के अगर मैं आपसे पूछ लूं आयनिक मोबिलिटी, शौर्य, आयनिक मोबिलिटी, एक ट्रेंड मैंने ये दे दिया, एक ये दे दिया, 2 और डालने हैं मेरे को, विच ऑफ देम इज इनकरेक्टली मैच्ड। आयोनिक मोबिलिटी का ट्रेंड क्या दोगे, क्यों सरताज, पानी में कौन जल्दी मूव करेगा, सिंपल, यस
ऑपोजिट। क्यों? ये हेविली हाइड्रेट हुआ है। ज्यादा हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हेविली हाइड्रेट होना। इसके चारों तरफ 100 वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, इसको ड्रैग करके चलना पड़ेगा। आई हैव डिस्कस दिस इन इलेक्ट्रो। बट अब प्रिपेयर्ड रहो, ये चीजें कहीं आए तो फैलो मत कि हमें आती नहीं है। इसी बहाने आएंगी, टेस्ट में क्वेश्चन गलत होगा, कोई बात नहीं, देखोगे तो सही भी तो होगा आगे। सो अब ये मत सोचना मेरी पूरी तैयारी नहीं है मैम, मैं इनऑर्गेनिक का टेस्ट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। किसी की पूरी तैयारी नहीं है इस वक्त, सिर्फ उसकी पूरी तैयारी जो टेस्ट दे रहा है, क्योंकि टेस्ट के बहाने उसके टॉपिक्स खुल रहे हैं। आप इलेक्ट्रो में पढ़ते वक्त आयनिक मोबिलिटी सोचोगे और पी ब्लॉक के क्वेश्चन बैंक में दूंगी तो भूल जाओगे। अब कोई चैप्टर बाउंड तक क्वेश्चन है ही नहीं ना हमारे पास। तो आयोनिक मोबिलिटी भी आपके पास एक ट्रेंड ये भी आ सकता है, 4-5 ट्रेंड मिक्स करके दे दिए। क्लियर सबको रिएक्टिविटी का? अब हेलोजन को खत्म करने के लिए ये रिएक्शन बेस तो आपका काट दिया गया, सॉरी। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन सब कुछ सेम, हाइड्राइड्स डिट्टो कॉपी सेम। यहां बॉन्ड एंगल कट गया क्योंकि कोई बॉन्ड एंगल ही नहीं था, दो एटम्स के बीच तो क्या ही एंगल है। चेक। क्यों मैंने मेल्टिंग पॉइंट में HF सबसे आगे लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट में, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट में HF क्यों आगे लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स सबसे स्ट्रांग है। इसमें HF क्यों पीछे कर दिया? क्या पता पैकिंग HI की बहुत अच्छी रही होगी, वो डोमिनेट कर गया होगा कुछ ना कुछ। पॉइंट इज क्रैम करना है मेरे को। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बजाय अब के मैंने क्या लिख दिया? पीके। उल्टा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से। ये क्यों स्ट्रांग एसिड था HI? साइज इनकम्पैटिबिलिटी फटाक से टूट जाता है, बहुत बार बात होगी। रिड्यूसिंग नेचर भी यही ले जाएंगे हम, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ये वाला। हाइड्राइड्स तो तीसरी बार आ रहे हैं। ये हो गया आपका रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्साइड्स डिस्कस हो गया ये ऑलरेडी, कि फ्लोरीन के तो 2 ही ऑक्साइड पॉसिबल हैं, वो भी किस वजह से? फ्लोरीन की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से। ये काफी एग्जिस्ट करता है बट बहुत अनस्टेबल है, बट एग्जिस्ट करता है। O2F2 जैसे H2O2, वैसे ही O2F2, ये काफी अनस्टेबल है दोनों ही। ये मेजरली फ्लोरिनेटिंग एजेंट, आज तक आपने फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं किया कहीं भी, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज किए जाते हैं अगर कहीं करना पड़ता है, और करते हैं। जिनॉन को फ्लोरिनेट करने के लिए हम इन्हीं में से किसी को लेके जाते हैं, बट अब रिएक्शन बेस्ड हमें नहीं करना है तो वो हमारे लिए है। एक बहुत बड़ा मिसबिहेवियर मेरे को मिलता है। अभी तक तो हम सुनते थे सिर्फ पहला मेंबर एनामोलस बिहेवियर प्रॉपर्टी शो करता है। यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात आई जो मैंने ऑक्साइड्स में नहीं ली, ले ही नहीं सकती थी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के, मान लीजिए मैं तीनों के ऑक्साइड सेम वाले दे रही हूँ, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तीनों में, या +7 है, या +3 है, या +1 है, कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। मतलब या तो होता आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, या होता क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्लोरीन के, देन ब्रोमीन के। ना ये डाउन द ग्रुप फॉलो किया है, ना ये अप द ग्रुप फॉलो किया है। ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये है, और ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में बिना किसी रीजन के दिया है। रीजन ढूंढ लोगे आप, मैं भी दे दूंगी, लेट्स क्रैम इट, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्रैम तो करना ही पड़ेगा रीजन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल्स, अब इसमें एग्जाम्पल तो क्या इन्हीं में से कोई भी उठा लेंगे हम। हायर ऑक्साइड्स लोअर ऑक्साइड के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होंगे। हायर ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन -2 ही है। हेलोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्साइड का मतलब तो ऑक्सीजन -2 ही होता है ना। हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हायर है। आपके सामने है क्लोरीन के सारे पॉसिबल ऑक्साइड्स, ब्रोमीन के, और अगर मैंने इसके आगे लिखा है दे आर लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स, तो बता के आई हूं आपको कि ब्रोमीन के ऑक्साइड आउट ऑफ हेलोजन सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये रहे आपके पास आयोडीन के ऑक्साइड्स। क्लियर? इसके आगे का, क्योंकि आपका टाइम हो गया, अगर आप में है तो मैं आपको और भी करा सकती हूँ, खत्म करा सकती हूँ। कितनी स्लाइड्स बची है मेरे पास? 3, और किसी को जाना हो तो जा सकते हैं।
मैं चाह रही हूं मैं 3 स्लाइड्स खत्म करा के आपको अगली क्लास के अंदर ना लेके जाऊं इस चीज को, तो आपको अमरीन जाना और जा सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास आता है रिएक्टिविटी विद मेटल्स। नाइट्रोजन फैमिली में भी मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था कि 2-3 लाइनें हैं, इसमें भी आपको होमवर्क में दे रही हूं, अपने आप देख लीजिएगा मेटल्स के साथ इनकी क्या रिएक्टिविटी है। लास्ट फॉर हेलोजन इज, ऑक्सा एसिड मुझे अब कराने नहीं पड़ेंगे, अब हो गए। लास्ट फॉर हेलोजन इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आपस में दो हेलोजन के बीच अगर कंपाउंड बनता है तो अब इसमें आप सोचिए, आपस में बनने का मतलब एक्स एक्स डैश लेना पड़ेगा मेरे को। एक्स क्या होगा सेंट्रल, एक्स डैश क्या होगा पेरिफेरल। सेंट्रल हेलोजन हमेशा बड़ा होगा, पेरिफेरल हेलोजन हमेशा छोटा होगा। अब एक्स एक्स डैश में तो ये बात बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही, क्योंकि हैं ही दो CLF। पहले मैं किसको लिखती हूँ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बाद में किसको लिखती हूँ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। फेयर ज्योमेट्री इसकी लीनियर, कुछ मेरे को सोचना ही नहीं। लेकिन जैसे ही एक्स एक्स डैश 3 आया, मतलब उसका क्या हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन जंप किए होंगे, एक्साइट किए होंगे। उसी बात से सोचो जिस पे आज क्लास के शुरू से लगे हुए हैं हम लोग। ये है हेलोजन। 3 बॉन्ड बनाने के लिए कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आएगी तभी जंप होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आएगी मतलब सेंट्रल क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी Cl के साथ तुम 3F लगा सकते हो, 3Br लगाने की समझदारी मत कर देना, क्योंकि ब्रोमीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसके लोन पेयर को कहां एक्साइट कर पाएगा। तो देखिएगा Cl के साथ F3, Br के साथ F3, Br के साथ Cl3। बाहर वाली हेलोजन हमेशा छोटी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टेटमेंट्स में बहुत फंसता है ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ज्योमेट्री में आप लोग मेरी हेल्प करिए, बड़ी देर से मैं बोल रही हूँ। वैलेंस शेल में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 और 3, 5। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। क्या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। हाँ, इस पे भी 1-2 बच्चों का डाउट आया है कि हमें पास्ट ईयर्स में देखने को मिला है, ज्योमेट्री पूछी होती है कि शेप हमें कैसे पता चले, कौन सी देनी है, एक्सपेक्टेड वाली की एक्चुअल। ज्योमेट्री का मतलब इनका अरेंजमेंट। 5 का अरेंजमेंट क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप का मतलब क्या होता है। अब लोन पेयर्स अरेंज करिए। इस ज्योमेट्री में प्रेफरेबली हम लोन पेयर किधर अरेंज करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर, अगर 2 लोन पेयर हैं। फाइनली इसकी शेप क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी, हाँ हाँ हाँ, बेंट टी। चेक कर लेना मैंने गलत तो नहीं बनाया। 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, सिंपल। 3 और 2 5, 5 का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लोन पेयर मेरे को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाने, याद किया, हमेशा धोखा दे देगा इन चीजों में, लॉजिक है आपके पास। टी शेप्ड, शेप मांगेंगे तो टी, ज्योमेट्री मांगेंगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सारे ट्राई हेलाइड्स का। अब आ जाते हैं एक्स एक्स डैश 5, चेक कर लीजिए। 5 में तो मैं सारे फ्लोरीन के दे रही हूँ भाई, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना है तो मेरे को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, तो मैं ले आई। तो उससे क्या हुआ देखिए, आगे बताइए मुझे क्या बताना चाहिए। 5 और 1 6, 6 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर की प्रेफर्ड पोजीशन है, क्या बनेगा, शेप क्या आई, स्क्वायर पिरामिडल। गलती कर रही हूं तो पकड़ लेना, क्या प्रॉब्लम है, जाओ जी। दिस IF7, IF7 जो है वो कोई लोन पेयर नहीं है, उसमें पेंटागोनल बाय पिरामिडल है। केमिकल बॉन्डिंग में इस हिस्से में जरूर देखिएगा कुछ ना कुछ चूक होगी हमसे। इसमें लोन पेयर आएगा तो किधर रखते हैं, ढूंढना, मेरे टेस्ट से पहले पहले ढूंढना, क्योंकि मैं क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे दूंगी।
कि अगर इसमें आया लोन पेयर तो मेरे को किधर रखना है, आपको वहां पता चल जाएगा किधर रखना है अगर इसमें आया तो। और उसकी अब मैंने बता ही दिया कहाँ है। और अगर आता तो बच्चों ये इसमें मत नोट कर लेना, उस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, उस शेप को क्या कहेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कोने तो 6 ही बचेंगे। अगर मैं पेंटागन में एक जगह पे लोन पेयर लगा दूं तो कोने तो 6 ही बचेंगे, बट मुझे पता है शायद कुछ ऐसा सा बनेगा वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर इसमें भी एक लोन पेयर आता, वो तो इस एग्जांपल में नहीं आया, but you will find these cases in my test, in my revision DPP. If you need, I'll give you revision DPP. और आपने मेरा टेस्ट देख लेना है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें भी मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपकी हेलोजन फैमिली खत्म कर रही हूं, क्योंकि अब हर साल यही होता है, जैसे इधर आ जाते हैं कोई ना कोई सीसॉ बोल देता है। जैसे अभी इसने बोला, मैंने तो लास्ट ईयर के उठाए हैं ये, तो तब भी किसी ने बोला होगा तो मेरे सामने सीसॉ आ गया है। कि सीसॉ क्या होता है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 की ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लोन पेयर जब एक ही है तो आप कहां लगाते हो, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आप देख लीजिए ये आपके पास आ गया सीसॉ। यहां मैं हेलोजन फैमिली खत्म कर रही हूं। इंटर हेलोजन में और हेलोजन में एक, जिसके लिए मैंने स्पेशली वैशाली मैम से डाटा मंगवाया कि इसमें कंफ्यूजन है। आप सबको पता है एक्स एक्स और एक्स एक्स डैश, इंटर हेलोजन को यहां खत्म कर रहे हैं, हेलोजन ग्रुप को यहां खत्म कर रहे हैं। ये बॉन्ड बड़ा होगा कि ये सॉरी बॉन्ड बड़ा नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम होगी, किसको तोड़ना आसान होगा, दो डिफरेंट के बीच, नहीं नहीं नहीं, दो सेम साइजेस के बीच गुड साइज कंपैटिबिलिटी होने की वजह से ये बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। एक्स एक्स बॉन्ड एंड एक्स एक्स डैश बॉन्ड में कोई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछे, इन जनरल दिस इज ट्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट F2 ऑफ कोर्स। F2 तो आपको पता है हर तरह से एनामोलस है। चाहे आप ClCl और ClF को देखोगे तो आप ललचाओगे, ClF का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फ्लोरीन छोटा है, सो व्हाट, साइज कंपैटिबिलिटी तो बर्बाद होगी इसके अंदर। साइज कंपैटिबिलिटी कहां है, यहां। हमेशा ध्यान रखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का यही ट्रेंड होगा। F2 इज समथिंग एल्स, क्योंकि उसमें लोन पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा है कि वो टूट पड़ता है। तो कोई मेरे से F2 और ClF में पूछे, फिर बात अलग है, फिर बात अलग है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तोड़ने में मेरे को ClF में तो कष्ट करना पड़ेगा, F2 में तो हम बात ही नहीं करते। अब आती है बारी सिंगल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करने की। तो मैं सिंगल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से आपको कंपेयर करके दे रही हूं। टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ से ही आप बहुत हद तक, हम सबको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में ये मिसबिहेव किया है, ये मैं मान के चल रही हूँ, सबको पता है F2 इज सुपर एक्सप्लोसिव, पास नहीं रह पाते। लेकिन अगर अंडर कंडीशंस प्रेशर डाल के कुछ भी करके मैं उनको थोड़ी देर के लिए भी FF के बॉन्ड को मेंटेन करूं तो बॉन्ड लेंथ ये है। बॉन्ड लेंथ में कई बार हम परेशान हो सकते हैं, वो दिखा दिया आपको। हेलोजन सब में कॉमन है। यहां मैं हेलोजन फैमिली खत्म कर रही हूँ। ऑक्सा एसिड अब मैं पूरे आप पे छोड़ रही हूँ। ऑक्सा एसिड पे आपने सल्फर के भी कर लिए, फास्फोरस के भी कर लिए, तो हेलोजन के आप कर ही लेंगे, राइट। नोबल गैसेस का कंटेंट ये ऑक्सा एसिड है, मैं वही सब कुछ सेम है, सब कुछ वही सब कुछ, इसको मैं PDF डाल रही हूँ। ट्यूसडे को आप में से जो लोग आएंगे अगर कहेंगे हमें हेलोजन के ऑक्सा एसिड्स करा दीजिए, मैं करा दूंगी। और नोबल गैसेस प्लीज एनसीईआरटी में 1.5 पेज दे रखा है, उसमें भी कंपाउंड्स काट दीजिएगा। सिर्फ जिनॉन के स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी के कवर पेजेस पे और हमने उसको केमिकल बॉन्डिंग +1 में कर लिया था, वो आप खुद करेंगे। उसकी कहानी मैंने सुना दी आपको कि किसी को कैसे स्ट्राइक हुआ, नील बार्टलेट को, कि नोबल गैसेस के भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। हैव अ लुक। ये 1 पेज है बस, यहीं तक करना है। नीचे रिएक्शंस हैं वो नहीं करने, जेनॉन के कंपाउंड्स नहीं करने। ये है जिसमें बता रखा है कैसे किसी को लगा कि इसके भी कंपाउंड्स होने चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीजन की, O2 की जो मैंने बताया, और जेनॉन की। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब आप कर चुके हो +1 में, ये एनसीईआरटी के कवर पेज पे भी हैं।
ये स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग के खाते में पहुंच गए। अब ये आपको करने हैं। यहाँ पी ब्लॉक खत्म एक राउंड में।